हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मंथली करंट अफेयर्स जो करंट दृष्टि की मैगजीन है। उसमें हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स आज स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो करंट की न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अप्रैल महीने का हम लोग ये कर रहे हैं, आप लोग मैगजीन देख करके और थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे। तो अभी तक टोटल 3 लेक्चर हमने किए हैं जिसमें हमने नेशनल न्यूज़ कवर किया है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो लगभग 1 घंटे के आसपास की वीडियो होगी और इंटरनेशनल अफेयर्स सारा का सारा कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर जितने चेहरे दिख रहे हैं लगभग हर चेहरे के पीछे एक स्टेट या कंट्री का नाम है और हर कंट्री से लगभग एक न्यूज़ यहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है इंडिया यूएस रिलेशन द रिसेंट डेवलपमेंट, कि अभी हाल ही में क्या प्रगति हो रही है संबंधों में, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग तो वो भी मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कि ट्रंप ने कुछ रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस किए हैं। ट्रंप ये कहते हैं कि हमारे पास व्यापार घाटा है, अर्थात अमेरिका अगर $200 का व्यापार करता है, सपोज करिए बस, वो तो 200 बिलियन होगा, या $200 का व्यापार करता है तो इंडिया जो है अपना व्यापार 400 या 600 बिलियन डॉलर का रखा है, जिसके कारण से हमारे पास $400 बिलियन का दोनों के बीच में, ठीक है, अधिशेष बचता है कि इंडिया कर रहा है $600 बिलियन का व्यापार, अमेरिका कर रहा है 200 का, तो बीच में $400 बिलियन का अधिशेष जो है यहाँ पर बचता है। कुछ की अनाउंसमेंट है, ट्रंप की स्पीच आई थी, इंडिया की ट्रेड पॉलिसीज़ क्या होंगी इसके बाद, फिर यूएस का ट्रेड पॉलिसी क्या होगा, डब्ल्यूटीओ के साथ डिस्प्यूट हो चला है, टोटल ट्रेड में नेगोशिएशंस क्या है, कंक्लूजन क्या है, चलिए देखते हैं। कि ट्रंप ने अनाउंस किया है रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया एंड अदर नेशंस, कि ट्रंप ने कहा है कि भाई दूसरे देश जितना हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं, व्यापार कर लगाते हैं, उतना ही हम लोग भी इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक मेजर पॉलिसी स्पीच देते हैं कांग्रेस में और अनाउंस करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स भी इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक है, ये कब से इफेक्टिव होने वाला था, तो ये डेट याद रख लेनी है कि यूएस का जो लगाया हुआ टैरिफ है वो 2 अप्रैल सन 2025 को इफेक्टिव होने वाला था। ये टारगेट कर रहे थे बेसिकली बड़ी बड़ी कंट्रीज जो आपके एशियन कंट्रीज है उनको, जैसे चाइना हो गया, इंडिया होगा, यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्राज़ील, मेक्सिको और कनाडा को। तो अपने वहाँ की कनाडा और मेक्सिको को टारगेट कर रहे थे, नीचे साउथ अमेरिका में ब्राज़ील को टारगेट कर रहे थे, यूरोप में यूरोपियन यूनियन को, और एशिया में 2 बड़ी जो आपका कह सकते हैं इकोनॉमी है या बनने वाली है इकोनॉमी, इंडिया और चाइना को ये कह रहे थे कि ये जो मूव है, यानी कि ये जो हमने फैसला लिया है, ये धीरे धीरे जो है यूएस की ओवर ट्रेड इम्बैलेंस को ठीक करेगी, यानी कि हमारा जो व्यापार असंतुलन है उसको ठीक कर देगी, जिसको अक्सर ट्रंप के द्वारा अनफेयर या बेईमानी टाइप का ट्रेड पॉलिसी या ट्रेड प्रैक्टिस समझा जा रहा था। की अनाउंसमेंट कुछ कुछ हुई हैं। ये क्या कहते हैं कि यूएस जो है इम्पोज करेगा टैरिफ जो कि इक्वल होगा दूसरे देश के द्वारा जो अमेरिकन गुड्स के ऊपर लगाया जाता है टैरिफ, उसके बराबर होगा। ठीक है, इन टैरिफ में स्पेशली इंडिया, चाइना, ईयू, ब्राज़ील, मेक्सिको और कनाडा कंट्री जो है इनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर अमेरिकन बिजनेस होगा, यानी कि ये जो हम काम कर रहे हैं, ट्रंप का ऐसा कहना है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये लेवल प्लेइंग बिजनेस है, यानी कि एक बराबर जो है स्तर पर ला करके खड़ा कर देगा इंडिया और अदर कंट्रीज़ को, मतलब सॉरी यूएस एंड अदर कंट्रीज़ को। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को इसके बाद जो ये कहते हैं कि द न्यू पॉलिसी अप्लाइज बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बैरियर, कि ये जो नई पॉलिसी है वो मौद्रिक टर्म में और नॉन मतलब अमौद्रिक टर्म दोनों में ही जो है इसके रिस्पॉन्स उन देशों के ऊपर बराबर रहेंगे। अब आता है इंडिया के साथ ट्रेड पॉलिसी स्क्रूटनी हो रही है, यानी कि देखा जा रहा है कि इंडिया के साथ जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ट्रंप ने क्रिटिसाइज़ किया इंडिया को क्योंकि वो हाई टैरिफ लगाता है, स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर में, यानी कि जो भी आपका गाड़ी उड़ी वाला सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें इंडिया हाई टैरिफ लगाता है, जहां पर ड्यूटी 100% से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, यानी कि ड्यूटी या कर जो लग रहा है वो 100% से ज़्यादा कर इंडिया लगा रही है। इंडिया इसके अलावा 30% से 70% और कर लगाती है, अतिरिक्त कर लगाती है यूएस के प्रोडक्ट्स पर, जो कि बहुत हार्ड हो जाता है जिससे अमेरिकन बिजनेस को इंडिया में कोई सामान सेल करना। सपोज करिए कि जो फ़ोन अमेरिका में आईफोन 80,000 रुपये का मिलता है, जब वो इंडिया आता है तो उस पर इतना टैरिफ लगता है कि वो 1,20,000 रुपये के आसपास में बिकता है। ठीक है, और ये काफ़ी कठिन हो जाता है कि इंडियंस वो फ़ोन यूज़ कर पाएँ, समझ में आ रहा है। इसी तरह हर एक सामान जो अमेरिका से आ रहा है उस पर यहाँ पर हाई ड्यूटी या हाई इम्पोर्ट टैक्स लगता है। ठीक है, इसको उन्होंने इंडिया को कहा टैरिफ किंग है इंडिया और बिग अब्यूज़र भी है ट्रेड में, यानी कि ये बड़ा बवालिया काम कर रहा है और टैरिफ किंग है, यानी कि टैरिफ लगाने में 1 नंबर का राजा आदमी है।
ठीक है, ये ऐसा इंडिया के बारे में कहा गया। फिर इंडिया और यूएस के ट्रेड की नेगोशिएशंस अगर हम देखते हैं कि भाई कोई बीच बिचौलिया या कोई बीच समझौता हो रहा है, क्या हो रहा है, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिसेंट विजिट अभी होती है तो ये होप करते हैं कि हाई ऑन ट्रेड ड्रिलिंग जो है रिलीफ कर देगी टैरिफ से, यानी कि जो अभी तक हम लोग बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ लगा रहे हैं उससे कुछ हम आपको राहत दे देंगे। इंडिया प्रोएक्टिवली रिड्यूस करेगी टैरिफ ऑन बर्डन विस्की, जैसे विस्की जो है बर्बन विस्की जो है उस पर हम लोग टैरिफ को रिड्यूस कर देंगे, और कुछ अदर आइटम्स है उस पर भी हम लोग टैरिफ को कम कर देंगे निगोशिएशन से पहले ही। हाउएवर ट्रंप ने कहा है कि लेटेस्ट अनाउंसमेंट सजेस्ट करती है कि नेगोशिएशंस मे नॉट यील्ड सिग्निफिकेंट कंसेशन फॉर इंडिया, कि अगर इंडिया ऐसा कर भी दे, ट्रंप कहता है कि अगर इंडिया ऐसा कर भी दे कि बहुत कुछ कुछ चीज़ों पे जो वो कह रहा है कि हम लोग कम कर देंगे ड्यूटी या इंपोर्ट टैक्स कम कर देंगे, ठीक है, उतना टैरिफ नहीं लगाएंगे, फिर भी इंडिया को हम बचा नहीं सकते। जो लगना है रेसिप्रोकल टैरिफ वो तो इंडिया के ऊपर लगना ही लगना है। उधर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है अभी वाशिंगटन गए तो उन्होंने डिस्कस किया कि क्या ट्रेड इशू आ रहे हैं, यूटीएसआर जो न्यू यूटीएसआर है, जेमिसन ग्रीर, उनके साथ में कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस किया, ठीक है, तो ये पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला कहता है कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे और अदर इकोनॉमीज़ पे, तो मूडी एक कंपनी है जो कि क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, ठीक है, तो मूडी ये बताती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया और थाईलैंड हो गया, ये बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा यानी कि ठीक ठाक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा ड्यू टू वाइडर टैरिफ डिफरेंशियल्स, इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा एक गैप है दोनों जगह के टैरिफ लगाने पे, तो इनको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ की अफेक्टेड सेक्टर्स हैं इंडिया में, जैसे ऑटोमोबाइल है, फूड और टेक्सटाइल है और फार्मास्यूटिकल्स है। इन सेक्टर्स में इंडिया जो है बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाती है, ऑटोमोबाइल में भी 100% से ज़्यादा टैरिफ लगाती है, फूड और टेक्सटाइल में लगाती है यानी कि भोज्य पदार्थों में और वस्त्रों में लगाती है, और फार्मास्यूटिकल्स दवाओं में लगाती है। तो इन सारे सेक्टर्स में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। करेंसीज अगर बात करें, एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज में कम अंडर प्रेशर ड्यू टू एक्सपेक्टेड कैपिटल आउटफ्लो, ठीक है, तो जो भी यहाँ की करेंसी है, जैसे हमारे वहाँ अगर रुपया चल रहा है, ठीक है, थाईलैंड में बाहत चल रहा है, या वियतनाम में वियतनामीज कुछ चल रहा होगा, तो इनमें और डॉलर में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि जब टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या होगी, डाउन होगी। तो एक्सपेक्टेड है ये चीज़ कि कैपिटल का आउटफ्लो हो, यानी कि हमारे देश से वो जो अन्य मुद्राएं हैं वो बाहर निकलें, ठीक है, और इसके परिप्रेक्ष्य में क्या होगा कि यूएस डॉलर जो होगा वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। हाउएवर ऐसा कहा जा रहा है जबकि कि इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक बफर, कि इंडिया के पास एक मैक्रो इकोनॉमिक बफर है, यानी कि बड़े स्तर की अर्थव्यवस्था का जो है हमारे पास एक बफर रखा हुआ है, जिससे कि एक्सटर्नल शॉक हम लोग को नहीं लगेगा या कम होगा। अगर ट्रंप का ट्रेड स्टांस देखा जाए भारत के बाहर, ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है कि 25% टैरिफ इन्होंने लगाया था कनाडा और मैक्सिको पे, तो ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा कि 25% का टैरिफ लगाया था कनाडा पे और मैक्सिको पे, ठीक है। तो आशा है कि आपको पता ही होगा कि जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के ऊपरी साइड में, ठीक है, ये वाला पोर्शन कनाडा है, बीच का यूएसए है, और नीचे का जो है ये जो पोर्शन पड़ता है ये आपका मैक्सिको है। तो इस पे और इस पे जो है 25% का टैरिफ लगाया था। फिर इसके अलावा क्या है कि 10% टैरिफ लगाया गया है चाइनीज़ गुड्स पे, हालांकि वो बाद में बढ़कर के 80% तक पहुंच गया था। रिटेलिएटरी टैरिफ कनाडा, मैक्सिको और चाइना पे अभी चल रहा है, ठीक है ना। रिटेलिएटरी टैरिफ मतलब कि हम उसके ऊपर लगाए हैं उनके चीज़ों को रिटेलिएट करने के लिए। ट्रंप ने एम्फेसाइज किया कि अमेरिका हैज़ बिगन रिप्ड ऑफ फॉर डेकेड्स, कि अमेरिका बहुत दिनों से जो है ठगा जा रहा है, रिप्ड ऑफ हो रहा है उसके साथ, एंड नाउ फाइटिंग बैक, और अमेरिका जो है अब यहाँ पर फाइटिंग बैक करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि टैरिफ के मामले में अब वो सब किसी भी देश को वो कोई बहुत विशेष तवज्जो नहीं देगा, उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना अमेरिका पर लगाया जाता है। अमेरिका को ऐसा महसूस होता है कि सारे देश अब पर्याप्त अमीर हो चुके हैं, ऐसा कोई गरीब देश वेश नहीं बचा है, तो हम लोग तो टैरिफ ढंग से लगाएंगे, ठीक है। अगला कहता है कि यूएस की ट्रेड पॉलिसी और डब्ल्यूटीओ का झगड़ा, ये देखते हैं क्या है। तो कहता है कि यूएस ने 2025 में ट्रेड पॉलिसी क्वेश्चन ऑन द रिलेवेंस ऑफ द डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन, द यूएस ट्रेड पॉलिसी क्वेश्चंस द, ठीक है, तो यूएस की जो ट्रेड पॉलिसी है इसने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, किसके रिलेवेंस पर, किसके यहाँ पर मतलब यथार्थता पर, तो डब्ल्यूटीओ के, कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली वो वर्ल्ड के ट्रेड से रिलेटेड जो है जानकारी रखता है या ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों पर कमांड करता है। तो अभी जो यूएस ने ट्रेड पॉलिसी बनाई है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि भाई डब्ल्यूटीओ कर क्या रहा है, ठीक है। द यूएस आर्ग्यू, तो यूएस यहाँ पे क्या आर्ग्यू करते हैं, क्या अपना पक्ष रखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं यानी कि विकासशील देश जो है जैसे इंडिया हो गया,
वो मिसयूज़ करता है WTO के स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट्स को, जिसको बोलते हैं SDT। ठीक है, तो WTO की कुछ विशेष और डिफरेंशियल मतलब अंतर वाली कुछ नीतियां हैं, उनका इंडिया जैसे विकासशील देश जो है मिसयूज़ करते हैं। US ये भी क्लेम करता है कि WTO फेल्ड टू एड्रेस चाइनाज स्टेट लेड इकोनॉमिक मॉडल। देखिए होता क्या है कि बेसिकली चाइना क्या करता है कि स्टेट लेड इकोनॉमिक मॉडल रखा है अपना, यानी कि अपने राष्ट्र से संबंधित एक अर्थव्यवस्था वाला मॉडल रखा है, ठीक, जिससे कि फ्री मार्केट का जो प्रिंसिपल है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। फ्री मार्केट का प्रिंसिपल ये कहता है कि आप हम जैसे कोई भी देश दूसरे देशों में जाए, अपना प्लांट लगाए, उसको वहाँ पे तवज्जो मिले, ठीक है, अगर दूसरे देशों से व्यापार करे तो बिना टैरिफ का करे, सस्ते में करे या इक्वल टैरिफ पे करे, ठीक है। तो जो चाइना की पॉलिसी है स्टेट लेड इकोनॉमिक मॉडल, वो थोड़ी सी फ्री मार्केट के प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, यानी कि उसका विरोधाभास पैदा करती है। अभी कंक्लूजन क्या है इस चीज़ को लेकर के, तो ट्रंप का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो सिग्नल देता है टफर US स्टांस ऑन ग्लोबल ट्रेड, यानी कि वैश्विक रूप से एक थोड़ा कठिन या हार्ड स्टेप है जो कि विश्व को थोड़ा सा टफर स्टांस लेकर के आया है कि भाई अमेरिका भी अब किसी को बहुत तवज्जो नहीं देगा, जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा इंडिया और अदर मेजर इकोनॉमीज को। वाइल निगोशिएशन आर ऑनगोइंग, लेकिन अभी निगोशिएशन जो है चल रहा है, जो कि आपको नेक्स्ट मंथ में थोड़ा सा मिल जाएगा इससे अपडेट। न्यू पॉलिसी में वर्सन ट्रेड टेंशन, जो नई पॉलिसीज आई हैं उससे जो ट्रेड का टेंशन है वो ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा, और इंडिया एंड द US अफेक्टिंग मल्टीपल इंडस्ट्रीज, तो ये इंडिया और US से संबंधित कई सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी अफेक्ट करेगा ये। विद ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स शिफ्टिंग, इंडिया विल नीड स्ट्रेटेजिकली नेविगेट ट्रेड पॉलिसीज टू मिनिमम इकोनॉमिक डिसरप्शन, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिकली नेविगेट करना चाहेगा ट्रेड पॉलिसीज को, जिससे कि इकोनॉमिक डिसरप्शन ना हो इंडिया में, ठीक है, इस पूरे मुद्दे को लेकर के। अगला जो हम लोग का न्यूज़ है, पहले तो आशा करता हूँ कि समझ में आई होगी आपको न्यूज़। 11 मिनट में मैंने ब्रीफ किया है और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि समझ में चीज़ें आ जाएं, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि एक बार रीडिंग करनी चाहिए, तो उससे बेटर है कि आप एक बार न्यूज़ और सुन लो, और कोई भी पत्र पत्रिका जो भी आप लेते हो, ठीक है, उसको एक बार रीड कर लो खुद से, तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, फिर कभी नहीं भूलेगा। गोल्डन कार्ड वीज़ा आया है US सिटीजनशिप पे, तो चलिए देख लेते हैं कि ये क्या है। तो क्या है ये गोल्ड कार्ड वीज़ा, देखते हैं। चलिए, तो इसमें क्या क्या देखेंगे कि रिसेंट कंटेक्स्ट देखेंगे, रिएक्शन कंसर्न देखेंगे, गोल्ड कार्ड वीज़ा कैसे डिफरेंट है आपके EB-5 से, कंक्लूजन और इम्पैक्ट ऑन इंडियन इन्वेस्टर्स। चलिए, गोल्ड कार्ड वीज़ा जो कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अनाउंस किया गया है, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को मिलेगा। इससे जो है बाई ए पाथवे टू अमेरिकन सिटीजनशिप फॉर 5 मिलियन, यानी कि 43.5 करोड़ रुपए टोटल लगेंगे, यानी कि 5 मिलियन डॉलर लगेगा, जिससे आप अमेरिकन सिटीजनशिप ले सकते हैं। ये वीज़ा रिप्लेस कर देगा EB-5 वीज़ा को, जो कि अपेक्षाकृत सस्ता था, यानी कि टोटल 80,000 से लेकर के $1 मिलियन के बीच था, जिसमें 7 से 8.7 करोड़ रुपए लगते थे। तो लगभग इसका 7 छक 42, 6 गुना ज़्यादा पैसा लगेगा अमेरिकन सिटीजनशिप लेने के लिए। ये इसमें जो है $1 मिलियन लगते थे पुराने वाले वीज़ा में EB-5 में, लेकिन अलॉन्ग विद क्रिएटिंग एटलीस्ट 10 जॉब्स इन US, तो इसमें एक बंधन भी था कि कम से कम 10 जॉब जो है आप US में क्रिएट करेंगे। अब गोल्ड कार्ड वीज़ा में क्या होता है कि इसकी प्राइस तो 5 मिलियन है, ठीक है, जिससे कि आपको ग्रीन कार्ड की प्रिविलेज मिलेगी, रिप्लेस करेगा EB-5 वीज़ा को, जिसको कहा गया कि फ्रॉड और इनफिशिएंट था, यानी कि उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा था और फ्रॉडुलेंट भी इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था। कोई जॉब क्रिएशन रिक्वायरमेंट नहीं होगी EB-5 की जगह पर, ठीक है ना, नो जॉब क्रिएशन रिक्वायरमेंट, अनलाइक द EB-5 वाला वीज़ा ले रहे थे तो आपको कम से कम 10 जॉब जो है वो करनी थी, क्रिएट करनी थी US में। लेकिन अभी जो ये आपका दूसरा गोल्ड वीज़ा आ रहा है, इसमें कोई जॉब वो क्रिएट नहीं करनी है। ट्रंप कहते हैं कि ये जो है वेल्दी और सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करेगा, कहाँ पर, अमेरिका में, कि भाई $5 मिलियन लेकर के आइए और यहाँ की नागरिकता ले लीजिए। तो पहले तो आप वेल्दी हो तभी ले सकते हो, दूसरा तो आप सक्सेसफुल हो तो भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब सक्सेसफुल लोग और आएंगे तो ये बूस्ट करेगा कहीं ना कहीं अमेरिकन इकॉनमी को। डिफरेंट कैसे है ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन बनने का संभावना सबसे ज़्यादा यहाँ से होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिएट करेगा कन्फ्यूज़न। तो ढंग से देखेंगे कि EB-5 वीज़ा, गोल्ड कार्ड वीज़ा और फीचर क्या क्या फीचर्स हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड कार्ड वीज़ा में $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जॉब क्रिएशन की बात करें तो जब 10 जॉब जो है वो क्रिएट होगी। गोल्ड कार्ड वीज़ा की बात करें तो कोई जॉब जो है क्रिएट नहीं होगी इसकी मदद से,
ठीक है। अप्रूवल प्रोसेस की बात करें तो स्ट्रिक्ट जॉब वेरिफिकेशन होगा कि भाई जॉब वेरिफिकेशन का स्ट्रिक्टली हम लोग यहाँ पर जो है देखते हैं कि आपने क्रिएट किया या नहीं किया। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, जॉब वो क्रिएट करने की कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट परचेज करोगे यहाँ पर नागरिकता को, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। बस $5 मिलियन दीजिए और यहाँ पर डायरेक्ट नागरिकता परचेज कर लीजिए। वाई इज ट्रम्प इंट्रोड्यूसिंग दिस वीज़ा, तो क्यों ये वीज़ा लेकर के आए हैं? तो ये पहले फेडरल फंड बाय सेलिंग वीज़ाज की, पहला तो ये फेडरल फंड लेकर के आएगा, वीज़ा बेचो पैसा कमाओ, ठीक है, इस तरह की कुछ योजना है तो पैसे मिलेंगे। सिंप्लीफाई कर देगा सिटीजनशिप का प्रोसेस कि भाई पैसे दो सिटीजनशिप लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फ्रॉडलेंट एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि जो लोग कहते थे कि ठीक है यहाँ पर 10 जॉब क्रिएट करनी है तो कुछ भी दिखा दिया या कुछ पेपर वर्क ऐसा कर दिया, जॉब दी नहीं या क्रिएट नहीं की, $1 मिलियन भी दे करके यहाँ के नागरिक बन गए, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। यानी कि EB-5 में जो डिस्क्रिपेंसीज थी, यानी कि जो अनियमितताएं थी, उसको ये ख़त्म कर देगा। कुछ रिएक्शन और कंसर्न आ रहे हैं, जैसे यूएस की कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुंटिक ने कहा है कि ये जो EB-5 प्रोग्राम था वो फुल ऑफ फ्रॉड था और नया वीज़ा जो है रेज करेगा प्राइस ऑफ एडमिशन फॉर इन्वेस्टर, कि ये जो है लोगों का एडमिशन यानी कि लोगों का जो आवेदन है यानी कि एंट्री है उसके लिए पैसे को हाई कर रहा है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट कहते हैं कि डिटेल्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन आर अनक्लियर, कि बहुत सारी अनक्लियरिटी है, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि कैसे आप जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, इमिग्रेशन एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं। पोटेंशियल रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और मिसयूज बाय ओलिगार्क वर रेज्ड स्पेशली आफ्टर ट्रम्प सजेस्टेड रशियन ओलिगार्की कुड अप्लाई। तो देखिए इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा है, कह रहा है ओलिगार्की होता है उच्च कुलीन वर्ग के लोग, तो कहता है कि ये जो वीज़ा है $5 मिलियन दे करके आप आ जाइए, तो इसमें अमेरिकन्स ने ये कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अगर वो रशियन भी होंगे तो भी हम उनको रशियन ओलिगार्की को एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि कोई रशियन भी अगर इतना पैसा लेकर के आ रहा है तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा और ओलिगार्कीज का मिसयूज जो है वो चीज़ें सामने आएंगी कि भाई जिसके पास पैसा है वही वहाँ की नागरिकता ले लिया, रह रहा है, नहीं रह रहा है, केवल वहाँ पर फ्रॉड कर रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि EB-5 वीज़ा पॉपुलर था वेल्दी इंडियंस में, कि भाई जो अमीर है उनके बीच में पॉपुलर है कि EB-5 वीज़ा लेके चले जाओ, ठीक है, ये US में रेसिडेंट बन जाओ। ये हाई कॉस्ट लगेगी गोल्ड कार्ड वीज़ा में, तो हो सकता है कि एसेसिबिलिटी कम हो जाए, कि भाई देखिए 7-8 करोड़ रुपए तो कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है जिसके पास पैसे हैं, लेकिन 43, 44, 45 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा कि 6 गुना दाम देना है, तो सोचना पड़ेगा कि वहाँ का रेसिडेंट बनना है, उतना फ़ायदा हो पाएगा, उतना कमाएंगे नहीं कमाएंगे, ठीक है, क्योंकि 7 करोड़ दे के घुसे या 8 करोड़ दे के घुसे और 30 करोड़ बाकी कमा लिया, तो वो आपकी बेनिफिट है, सारे पैसे निकल गए अगले 10 साल में या 5 साल में। लेकिन अभी आप 50 करोड़ या 40 करोड़ रुपए देके घुसोगे, पता नहीं उतना कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे, तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर एसेसिबिलिटी के लिए खड़ा करता है। जॉब क्रिएशन इज़ नो लॉन्गर ए रिक्वायरमेंट, तो जॉब देना क्रिएट करना कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह गई है। ज़्यादा ईजी तो हो गया है ये प्रोसेस, ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव हो गया, तो कुछ जो बहुत अमीर है उनके लिए तो काफ़ी ठीक होगा, लेकिन जिनके पास पैसे लिमिटेड थे, जो जाना चाहते थे, उनके लिए चीज़ दिक्कत होगी। कंक्लूजन ये है कि ट्रंप का जो गोल्ड कार्ड वीज़ा है वो एम करता है कि ब्रिंग इन वेल्दी इन्वेस्टर, कि हम लोग वेल्दी इन्वेस्टर्स को लेकर के आए जिनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, इनको सोचना नहीं है, ठीक है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं, वो लोग चले आए, इन्वेस्टर्स यहाँ पर चले आए अमेरिका में, विदाउट कॉम्प्लेक्स जॉब क्रिएशन रिक्वायरमेंट, कोई कॉम्प्लेक्स जॉब क्रिएशन वेशन नहीं करनी है, कोई नौकरी वोकरी देने का फंडा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वाइल इट में जनरेट रेवेन्यू, जिससे कि जनरेट करेगा रेवेन्यू, आएंगे पैसे आएंगे, और एक्सक्लूसिविटी, फर्मनेस और पोटेंशियल मिसयूज जो है वो कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन एंड कंजेशनल अप्रूवल आर अवेटेड, तो अभी इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा और कांग्रेशनल अप्रूवल यानी कांग्रेस से अप्रूव होना, ये सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। अच्छा न्यूज़ है, नेक्स्ट मंथ अगर इससे रिलेटेड न्यूज़ आती है तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के, शायद इसी में है क्या, हाँ ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के एक बहुत अच्छी न्यूज़ और आ रही है, शायद इससे प्रश्न संभावना है कि आ जाए। कहता है ट्रंप ने डिक्लेयर किया इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज, अभी तक कोई ऑफिशियल लैंग्वेज सच वहाँ नहीं थी ऑफिशियल काम के लिए, अब इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पर घोषित कर दिया। कब घोषित किया, डेट याद रखिए, 1 मार्च 2025 को घोषित कर दिया है ऑफिशियल लैंग्वेज। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी कि एक यहाँ पर कार्यपालिकाई आदेश इन्होंने निकाला, इसमें कहा कि इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी इंग्लिश वहाँ की भाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ठीक है ना।
यानी कि कार्यकारी भाषा होगी। दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम इन यूएस हिस्ट्री, ऐसा पहली बार हुआ है यूएस के इतिहास में कि फेडरल गवर्नमेंट जो वहाँ की संघीय शासन करने वाली सरकार है, उसने कोई लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की है एज ए नेशनल लैंग्वेज, यानी कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में कोई यहाँ पर भाषा को चुनाव किया है। कुछ की अनाउंसमेंट किए हैं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए हैं कि इंग्लिश इज नाउ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, कि जो अंग्रेजी होगी वो आधिकारिक भाषा होगी। ये इंग्लिश बोलने वाले को प्रायोरिटाइज किया जाएगा इन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, फेडरल कम्युनिकेशन और पब्लिक सर्विसेज में, कि भाई चाहे लोक सेवाएं हो या फिर वहाँ की कम्युनिकेशन हो, फेडरल संघीय वार्तालाप हो, कम्युनिकेशन हो, आप पत्राचार हो, ठीक है, या गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट हो, इन सब में हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे कि इंग्लिश में ही चीज़ें लिखी हो। कोई इमीडिएट रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुरंत से आपको करना ही करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी एम्फेसाइज किया जाएगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर, लेकिन अदर लैंग्वेजेस चलेंगी, लेकिन एम्फेसाइज किया जाएगा कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपके अंदर होनी चाहिए, यानी कि अच्छे से स्पष्ट और तेज़ी से बोलने आना चाहिए। ट्रंप ने ये बताया कि ये क्यों किया गया है, तो ये मूव जो है वो एम करता है प्रिजर्व करें हम लोग नेशनल आइडेंटिटी और प्रमोट करें यूनिटी, कि भाई हमारे देश में यूनिटी यानी कि एकता है, ठीक है, और इंटीग्रिटी भी है, अखंडता भी है। इस चीज़ के लिए एक लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी था, तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज को चुन लिया। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पहले यूनाइटेड स्टेट्स के पास कोई ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज नहीं थी, फेडरल लेवल पर खास करके, यानी कि संघीय स्तर पर। इंग्लिश जो है वो डी फैक्टो लैंग्वेज हुए करती थी, ठीक है ना, और यूज़ की जाती थी गवर्नमेंट में, एजुकेशन में, पब्लिक कम्युनिकेशन में, लेकिन कोई लीगल रिक्वायरमेंट मैंडेट नहीं करता था कि आप केवल इसी को यूज़ करोगे। अगर किसी को कुछ गिड़बिड़ भाषा आती थी तो वो भी वो प्रयोग करता था, ठीक है ना। गवर्नमेंट एजेंसी विल बी रिक्वायर्ड टू यूज़ इंग्लिश एज द प्राइमरी लैंग्वेज। अब कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी होगी, सरकारी संस्था होगी, तो उसको बहुत ज़रूरी है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल वर्क के लिए प्रयोग ही करें। पब्लिक स्कूल जो होंगे उनको इंग्लिश लैंग्वेज के एजुकेशन प्रोग्राम को लेकर के स्ट्रेंथ किया जाएगा, यानी कि उनको अब मजबूती देनी होगी। ये इम्पैक्ट करेगा इमिग्रेशन पॉलिसीज़ पे, मतलब यहाँ के जो लोग कहीं के भी किसी भी कंट्री के जो लोग वहाँ पहुँचते थे और कोई और भाषा वहाँ चल जाती थी, अब कोई और भाषा नहीं चलेगी, क्योंकि उनको स्पष्ट रूप से अच्छी इंग्लिश बोलने आना चाहिए। ऐसी बात हो गई कि ग्रेटर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और नेचुरलाइजेशन, या तो उनको नेचुरल रूप से आनी चाहिए, पहला तो ये, दूसरा या तो उनकी प्रोफिशिएंसी यानी कि बोलने का जो ढंग है या बोलने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट कैन स्टिल डिसाइड द यूज़ ऑफ अदर लैंग्वेज एज ए लोकल मैटर। जो राज्य सरकारें हैं, जैसे 51 स्टेट से मिलकर के बना है ना यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि छोटे छोटे कई सारे देश हैं, अलग अलग उनके राज्य हैं समझ लीजिए, उनको जोड़ करके यूएसए बना है। तो जो अदर राज्य हैं उनको अभी छूट है कि आप अपना कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर ऑफिशियली यूएसए की बात की जाए तो वहाँ के सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इंग्लिश यूज़ करना जरूरी है, ठीक है। तो ये थी ये न्यूज़। अगला है तुलसी गबार्ड के बारे में एक न्यूज़ है कि पहली हिंदू हैं जो कि यूएस इंटेलिजेंस को लीड करने जा रही हैं, ठीक है। तो तुलसी गबार्ड का नाम हमेशा फेमस रहता है। देख लेते हैं इसके बाद क्या क्या पढ़ना है। तो ट्रांस वीमेन फ्रॉम वुमेन्स स्पोर्ट को बैन किया गया है। किसने बैन किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने बैन किया है। ट्रंप ने यूएन ह्यूमन राइट यूएनएचआरसी से जो है इस्तीफा दिया है, ठीक है। यूएस के यूक्रेन के साथ रिलेशन को भी देखा गया है। 10 साल हो गए हैं, 10 साल की ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा आई है, ये यूएई ने जारी किया है, ठीक है। मतलब ये जो ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा है ये पर्यावरणविदों को, इन्वायरमेंट से रिलेटेड लोगों को, इस तरह के लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, साइंटिस्ट को भी दिया जाएगा। डेनमार्क और इंडिया की ग्रीन पार्टनरशिप हुई है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी पार्टनरशिप कुछ वही उसी के सेक्टर में हुई है, यानी कि ग्रीन इनिशिएटिव को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के ये हुई है। ब्राज़ील ने ओपेक प्लस कंट्री को ज्वाइन कर लिया एज एन ऑब्जर्वर। काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था, ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो ओपेक प्लस जो है वो ओपेक के अतिरिक्त 10 कंट्रीज आती हैं, नॉन ओपेक जो है उनको मिला करके ओपेक प्लस बनता है। जैसे रशिया है जिसमें, ठीक है, एक हो गया आपका ब्राज़ील हो गया, इस तरह की कंट्रीज़ को मिला के ओपेक प्लस बनता है। तो इसके बारे में भी हम लोग पूरी चर्चा करेंगे और दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। मोदी जी यूएस से गए थे तो उनकी विजिट के बारे में भी यहाँ पर जिक्र है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन हो रहा है, तो जितनी बुद्धिस्ट सर्किट हैं, जैसे नेपाल से लगा है इंडिया में, और इंडिया से लेकर के फिर जाफना में एंड हुआ है ये, यानी कि श्रीलंका में, तो इस पूरे इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया ने IALA का वाइस प्रेसिडेंट बना है इंडिया, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये। इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन एक चल रही है, जिसमें कहा जाता है कि भाई हायर एजुकेशन में तो औरतें हैं या महिलाएं हैं, लेकिन जॉब में नहीं हैं अभी भी,
तो हर जगह जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल रूप से महिलाओं को होना चाहिए। न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ आया हुआ है, तो ये भी इंडिया के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावकारी होगा, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। अर्जेंटीना ने WHO को छोड़ दिया है और ये जो है टोटल US को फॉलो करता है, जो कि ट्रंप के भक्त हैं, जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो इस कारण से WHO को उन्होंने छोड़ा है। कहता है कि WHO जो है कोविड के टाइम में बहुत अनियमितता किया था, हमें ठीक से सहायता नहीं किया था। वहीं एक दूसरी न्यूज़ आती है इकोवास को लेकर के कि नाइजर, माली, बुर्किना फासो ने इकोवास को छोड़ दिया है। हालांकि इकोवास ने कहा है कि इनके लिए रास्ता खुला है, जब भी ये चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये तीनों देश ऐसे हैं जो साहेल क्षेत्र के रीजन्स में आते हैं, तो इकोवास में वैसे भी कम कंट्रीज थी, अब 3 और निकली हैं तो काफ़ी कम हो जा रही हैं, लेकिन फिर भी अच्छी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है। AI जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज़ को यूके ने जो है बैन कर दिया है। यूके ने कहा है कि कोई भी ऐसा पोर्नोग्राफी या चाइल्ड अब्यूज़ जो कि AI से जनरेट किया गया है, किसी बच्चे का चेहरा लेकर के कुछ और बनाया गया है, वो चीज़ों के लिए जो है तत्काल रूप से इसको बंद किया जाता है और 10 वर्ष की सज़ा या 5 वर्ष की मिनिमम सज़ा जो है इसमें प्रावधान कर दिया गया है। अगला है ईयर ऑफ कम्युनिटी, इसको डिसाइड किया है UAE ने 2025 को, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। अगला जो हम लोग न्यूज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे IOC का 8वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसमें एस जयशंकर गए थे। CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है, जिसमें भारत की स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, ठीक है। वहीं जो आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्री है उसमें जो डेनमार्क है वो पहले नंबर पर है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो इसमें भी इंडिया की स्थिति थोड़ी सी सुधार की हुई दिखाई दे रही है। तो इतनी सारी न्यूज़ है, बने रहिए, हम लोग धीरे धीरे सारी न्यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अगली न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या है ये न्यूज़ तुलसी गबार्ड के बारे में। तुलसी गबार्ड जो है मेड हिस्ट्री इतिहास बना दिया है इन्होंने। द फर्स्ट हिंदू, मैं बता रहा था कि तुलसी गबार्ड जो है वो हिस्ट्री बना ली है, क्योंकि ये पहली हिंदू हैं जिन्होंने, जो कि सर्व कर रही हैं US डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं DNI। US की डायरेक्टर बनी है नेशनल इंटेलिजेंस को लेकर के, ठीक है। और ये 18 इंटेलिजेंस एजेंसी को ओवरसी करेंगी, अर्थात इनकी देखरेख में रहेंगी वो एजेंसियाँ। ये कांग्रेस वुमेन है, इराक वॉर की बहुत दिग्गज यानी कि वेटरन रही हैं, यानी कि ये सेना में भी रही हैं, और 2020 में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बनी थी। इंडिपेंडेंट व्यूज़ हैं इनके और स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं इंडिया के साथ, मतलब भारत के साथ इनके रिश्ते अच्छे हैं, ठीक है, इंडियन कल्चर के साथ, क्योंकि भारतीय मूल की हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके जो इंडिपेंडेंट व्यूज़ हैं, यानी कि स्वतः के एक अपने, ठीक है, व्यूज़ हैं, उसको लेकर के बहुत चर्चा में रहते हैं। की फैक्ट ये है कि पहली हिंदू है जो कि US इंटेलिजेंस को लीड करेगी, और सेकंड वुमेन है अभी तक इस रोल में। अपॉइंट की गई है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जब वो 2024 का इलेक्शन जीते थे उसके बाद। कंफर्म की गई है सेनेट से कैसे जीती हैं, 52/58 से जीत गई हैं, यानी कि 52 सीट इनको मिली है, 52 वोट इनको मिले हैं, और 48 वोट दूसरे व्यक्ति को मिले हैं, ठीक है। बैकग्राउंड देखेंगे तो अमेरिका की समोआ में और हवाई में बड़ी हुई हैं, फिलीपींस में रही हैं, समोआ में पैदा हुई हैं, ठीक है। US मिलिट्री में सर्व की हैं, कांग्रेस वुमेन रही हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दी थी 2022 में, और कही थी वो इलिटिस्ट है, अर्थात बड़े लोगों की पार्टी है। ये इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं कि ये प्रो रशिया हैं, यानी कि रशिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं, और दूसरा बशर अल असद को भी सपोर्ट करती हैं, इसलिए इनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगते रहे। क्रिटिसाइज करती थी US मिलिट्री इंटरवेंशन को, इंक्लूडिंग सपोर्ट ऑफ यूक्रेन, कि आप यूक्रेन का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। अतिरिक्त भी कहीं कहीं पर US मिलिट्री को भी ये क्रिटिसाइज करती रहती थी। इन्होंने भगवत गीता के ऊपर ओथ ली है, तो ये भी याद रखना है कि किस तरह से भारत से इनकी टाई है, हिंदू होने से इनका जो रिश्ता है वो कितना गहरा है। डिफेंडेड मोदी ऑन वीज़ा बैन, जब वीज़ा बैन हुआ था मोदी का तो उनको डिफेंड किया था इन्होंने, कहा था कि एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सपोर्ट किया था 2014 में, जब योगा डे का इस्टेब्लिशमेंट होना था इंटरनेशनली, तब, ठीक है। फिर आता है डिपोर्टेशन कोनंड्रम, यानी कि जो अभी डिपोर्टेशन हुआ है, जो कैदी लाए गए हैं भारत के या भारत के आवासी या रहने वाले लोगों को जब बेड़ियों में बांध करके मिलिट्री एयरक्राफ्ट से लाया गया, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा है कि US जो है डिपोर्टेशन कर रहा है, बहुत साल से कर रहा है, 2009 से 24 तक कर रहा है। टोटल 15,564 लोगों को, ऐसे लोग जिनको नहीं होना चाहिए था, वीज़ा नहीं है, उनका डिपोर्टेशन किया है उसने, ठीक है। और अलग अलग चार्टर और कमर्शियल फ़्लाइट से किया है, लेकिन इस बार कमर्शियल और चार्टर से नहीं किया, इस बार सेना की प्लेन से किया है, ठीक है ना, मिलिट्री प्लेन से किया है। कौन डिपोर्ट हो रहा था और कौन प्रोटेक्ट हो रहा था, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे जो डिपोर्टेशन किसके साथ हुआ है कि नॉन सिटीजन अगर वायलेट कर दिया इमिग्रेशन लॉ को, कमिट कर दिया कोई क्राइम या कोई सिक्योरिटी रिस्क है उसके ऊपर, तो उन लोग को डिपोर्ट कर दिया गया, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल जो है क्वालिफाई करते हैं प्रोटेक्शन के लिए हुमैनिटेरियन ग्राउंड पर या लीगल स्टेटस पा गए हैं कि भाई मानवाधिकार के
आधार पर या मानव उसके आधार पर जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इन्हें डिपोर्ट नहीं किया गया है। कौन कौन डिपोर्ट किया गया है? तो क्रिमिनल ऑफेंडर जितने सबको डिपोर्ट कर दिया गया है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग में जो लोग ड्रग बेचने में फंसे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। इमिग्रेशन वायलेशन जो लोग कर दिए हैं कि गए किसी और वीज़ा पे कर रहे हैं कोई और काम, ठीक है, यानी कि इलीगली एंट्री अगर कोई लिया है, यानी कि डंकी एंट्री लिया है, ओवरसी वीज़ा कमिट फ्रॉड कर दिया, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क कर दिया, यानी कि टेररिस्ट टाइप का काम कर रहा है, ह्यूमन राइट का वायलेशन कर दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। अगर बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हो, ठीक है, तो फास्ट ट्रैक रिमूवल किया जा रहा है उस हिसाब से भी, और वीज़ा वायलेशन पर भी, इलीगल वर्किंग केस में भी यहाँ पर डिपोर्ट किया जा रहा है। हु इज़ प्रोटेक्टेड? तो ग्रीन कार्ड होल्डर जो है उनको छोड़ दिया गया है, जो लोग काम कर रहे हैं लीगली जा करके। असाइलम सीकर को छोड़ दिया गया है कि कोई अगर असाइलम मांगा है वहाँ पर तो उसको छोड़ दिया गया है। DACA रिसिपिएंट को यानी कि ड्रीमर्स को छोड़ा गया है। पीपल ब्रॉट एज चिल्ड्रन गेट टेम्प्रोरी प्रोटेक्शन, अर्थात बचपन में ही उनको यहाँ पर लेके आया गया था और वो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन पाए हुए थे, तो उनको भी छोड़ा गया है। TPS होल्डर्स को छोड़ा गया, यानी कि टेम्प्रेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस, अगर किसी को डिजास्टर अफेक्टेड नेशन से यहाँ पर आया हुआ है तो उसको भी वहाँ पर रहने दिया गया है, डिपोर्ट नहीं किया गया है। क्रिमिनल क्राइम विक्टिम्स को जो है, जैसे नॉन सिटीजन है और लॉ इन्फोर्समेंट के द्वारा क्राइम विक्टिम्स यहाँ पहुँचे हैं, तो इनको नहीं डिपोर्ट किया जाएगा। और ह्यूमन राइट प्रोटेक्टर्स को भी यहाँ पर, जिन्होंने टॉर्चर या परसिक्यूशन फेस किया है, उनको भी डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो ये 5-6 कंडीशन थी जिस कारण किसको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। फिर अगला जो यूएस का एक बड़ा कदम आया है वो विमेन स्पोर्ट को लेकर के आया है। उन्होंने क्या किया है कि ट्रांस विमेन को बैन कर दिया है। जैसे अब बहुत सारी चीज़ें देखने में आई हैं कि बहुत सारी ट्रांस विमेन जो है एज ए विमेन प्ले कर रही थी, तो चूंकि वो ट्रांस विमेन है यानी कि कहीं ना कहीं मर्दाना ताकत रख रही हैं, ठीक है, और जब भी वो विमेन टीम में खेलेंगी या उसके अगेंस्ट खेलेंगी तो जरूर उनका परफॉर्मेंस बाकी औरतों या महिलाओं से अलग रहेगा, ठीक है। तो यूएस ने एक, ये भी डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा डिसीजन था, इन्होंने 5 फरवरी 2025 को ये डिसीजन लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कीपिंग मेन आउट ऑफ विमेंस स्पोर्ट, यानी कि आदमियों को या मर्दों को महिलाओं के खेल से बाहर रखिए। बैनिंग ट्रांसजेंडर वुमेन फ्रॉम कंपीटिंग द फीमेल स्पोर्ट, यानी कि जो भी ट्रांसजेंडर विमेन है उनको हम बाहर रख रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लेम किया कि ये जो है फेयरनेस इन वुमेन स्पोर्ट्स, जो भी यथार्थता है विमेन स्पोर्ट में विमेन को ही होना चाहिए, ठीक है ना, या फेयरनेस है उसको जो है बनाए रखेगा। लेकिन कुछ क्रिटिक्स हैं जो कि इसको क्या कह रहे हैं कि आप ट्रांसजेंडर का राइट मार रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 2 डिसीजन होना चाहिए था कि ट्रांसजेंडर के लिए ये एक अलग पॉलिसी लेके आते कि ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स में केवल ट्रांसजेंडर खेलेंगे, ठीक है। तो क्रिटिक्स जो है इसके भी ऊपर भी आर्ग्यू कर रहे हैं। ऑर्डर का की पॉइंट क्या था कि बैन कर दिया ट्रांसजेंडर विमेन को और गर्ल्स को किसी भी फीमेल स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने से। ओवरटर्न कर दिया बाइडेन के टाइटल IX प्रोटेक्शन को, यानी कि टाइटल 9 प्रोटेक्शन करके कुछ आया था जिसमें इन्होंने कहा था कि ट्रांस एथलीट को compete करने को मिलेगा किसी भी सामान्य जेंडर के एथलीट के साथ। तो उस जो डिसीजन था, निर्णय था, उसको ओवरटर्न कर दिया, यानी कि पलट दिया। स्कूल दैट वायलेट्स द ऑर्डर रिस्क लूजिंग फेडरल फंडिंग, यानी कि फेडरल फंडिंग जो है ऐसे स्कूल की रोक दी जाएगी जो लोग इस तरह का काम करेंगे। ट्रांसजेंडर स्टूडेंट को बाहर किया जाएगा यूजिंग फीमेल रेस्टरूम। अब कोई भी ट्रांसजेंडर विमेन अगर है तो वो सामान्य विमेन का रेस्टरूम नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि वो ट्रांसजेंडर है, ठीक है, वो पूरी तरह से विमेन तो है नहीं। फिर यूएस में रिस्ट्रिक्ट वीज़ा, जो यूएस है वो वीज़ा भी रिस्ट्रिक्ट कर देगी ट्रांस एथलीट का अगर वो विमेन स्पोर्ट्स में आ रही हैं। तो कंट्रोवर्सी क्या चल रही है कि सपोर्टर्स आर्ग्यू कि प्रोटेक्ट कर रहा है बायोलॉजिकल फेयरनेस इन स्पोर्ट, ठीक है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ कि आपने सुरक्षा दी है, जो भी बायोलॉजिकली फीमेल है यानी कि विमेन है, महिलाएं हैं, उनको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो कि ठीक है चलो उन्हीं को स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहिए। क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, आप यहाँ पर भेदभाव कर रहे हो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स के साथ और उनके अधिकारों की आप हनन कर रहे हो, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में फेस प्रेशर अलाइन विद न्यू पॉलिसी, की नया जो पॉलिसी आया उससे स्पोर्ट्स महकमा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा है। हालांकि एक ये नेशन वाइड डिबेट भी बना हुआ है, देखते हैं अगले महीने में क्या इस पर प्रोग्रेस आती है, वो चीज़ें आपको बताएंगे। अगला है कि ट्रंप ने पुल कर लिया है यूएस को, यानी कि कहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो ह्यूमन राइट कमीशन काउंसिल का, सॉरी यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल का पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो UNHRC की बात कर रहा है, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात कर रहा है। 4 फरवरी को निर्णय आता है ट्रंप का। ट्रंप कहते हैं कि मैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक साइन कर रहा हूँ, यानी कि कार्यपालिक आदेश साइन कर रहा हूँ जिसमें यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से हम लोग बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना।
और हाल्ट कर रहे हैं, यानी कि रोक रहे हैं यूएनआरडब्ल्यूए के फंडिंग। तो यूएनआरडब्ल्यूए कौन सी एजेंसी है? वो एजेंसी है जिसने पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ को सपोर्ट किया था, तो उसके लिए भी जितना फंडिंग होता है उसको हॉल्ट कर दिया गया है। ये ऑर्डर रिव्यू करता है यूएस की फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन को यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस में, और साइट करता है कि भाई वो लोग बायस थे, यानी कि किसी एक और झुकाव रखते हैं, या इनएफिशिएंट थे, यानी कि उस तरह की क्षमता नहीं रखते हैं। ठीक है, आगे बात क्या होती है कि की पॉइंट्स हैं इस ऑर्डर के। यूएस विड्रॉ कर लिया है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से, एक्यूजिंग, यानी कि उसके ऊपर आरोप लगाता है ये लोग एंटी इजराइल बायस हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इसराइल को लेकर के ये दोहरी नीति अपना रहा है यूएनएचआरसी, इस कारण से ये लोग उससे बाहर हो गए हैं। ये इन्होंने यूएनआरडब्ल्यूए के फंडिंग को भी कट कर दिया है। मैंने बताया भी कि हमास से लिंक है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। यूएस की कंट्रीब्यूशन को ये लोग रिव्यू करने वाले हैं कि जितना पैसा यूनेस्को को देता है या यूएन की अन्य एजेंसियों को देता है उसको भी लेकर के रिव्यू कर रहे हैं। ट्रंप ने क्लेम किया कि यूएन जो है फेल हो गया है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और गाज़ा जैसे टॉपिकों को सॉल्व नहीं कर सका है। ठीक है, फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं करंट दृष्टि, जो कि मंथली मैगजीन आती है, उसका इंग्लिश वर्जन अप्रैल महीने का देख रहे हैं। हमने 3 लेक्चर देखे हैं, चौथा लेक्चर यह है, इसमें इंटरनेशनल रिलेशन को हम लोग कवर कर रहे हैं। क्या क्या रिएक्शन है? तो यूएन के लीडर्स ने वार्न किया है कि भाई ये जो आप कर रहे हैं, ये मूव जो आप अलग हो रहे हैं यूएनएचआरसी से, ये वीकन करेगा ग्लोबल ह्यूमन राइट के एफर्ट को। इजराइल सपोर्ट कर रहा है डिसीजन को, क्योंकि इजराइल तो पक्का दोस्त है अमेरिका का, जबकि फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं उसको कंडेम कर रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं। यूएन राइट ग्रुप क्रिटिसाइज़ कर रहा है, जैसे ह्यूमन का जो ह्यूमन राइट के ग्रुप हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई आपको इस तरह से विड्रॉल नहीं करना चाहिए था, निकलना नहीं चाहिए था। ये यूएस की इन्फ्लुएंस को कम करती है मार्केट में। यूएन ह्यूमन राइट कमीशन काउंसिल, अगर यूएनएचआरसी की बात करें तो ये एक ग्लोबल बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, प्रमोट करेगी ह्यूमन राइट्स को, मानवाधिकार को विश्व में। ये स्टेब्लिश हुई थी 2006 में। तो पहले तो यूएनएचआरसी से प्रश्न आने की संभावना यहाँ पर बनती है, चाहे नेक्स्ट ईयर यूपीएससी की बात ले लें या इसी साल यूपीपीसीएस या यूपीआरओ की बात ले लें, प्रश्न आने की संभावना बनती है कि यूएनएचआरसी जो बॉडी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ये एक ग्लोबल बॉडी है, वैश्विक संस्था है जो कि प्रमोट करती है ह्यूमन राइट वर्ल्ड वाइड, यानी कि मानवाधिकार को विश्व स्तर पर बढ़ावा देती है। 2006 में बनी थी और रिप्लेस करती थी यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। तो सेम एक और संस्था थी जिसका नाम था यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, ठीक है ना, यूएनसीएचआर, इसको रिप्लेस करके ये आई थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में खूबसूरत जगह पर स्थित है। 47 कंट्रीज इसके मेंबर है और 3 साल का टर्म होता है इसके जनरल असेंबली का। पर्पस क्या था कि वही मानवाधिकार को बनाए रखना और नेशन टू इम्प्रूव राइट्स प्रोटेक्शन, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों के राइट्स को, अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, संरक्षण देना। ठीक है, इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये जानिए कि लिमिटेड एनफोर्स पावर है इसके अंदर। ये क्रिटिसाइज तो कर सकती है नेशंस को, लेकिन उनके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगा सकती है। कौन सी संस्था? यूएनएचआरसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। 2006 में ये संस्था बनी थी। ठीक है, आते देखते हैं यूएस का यूक्रेन के साथ रिलेशन, जो हम लोग की अगली न्यूज़ होगी। सीधे चलते हैं आर्टिकल पर। रिसेंटली हुआ क्या कि रिलेशनशिप बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स और यूक्रेन को देखा गया एक ड्रामेटिक टर्न के रूप में। आप लोग देखे भी होंगे टीवी में कि जहाँ पर जेलेंस्की एक सामान्य ब्लैक कलर की और कार्गो पैंट पहन के आए हुए हैं और यूएसए के सारे उच्चाधिकारी वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसमें जेडी वांस ने उनके ऊपर कमेंट भी किया कि आप इस तरह की टी शर्ट पहन के क्यों आप यहाँ पर प्रेसिडेंट से मिलने इस तरह से आए। तो उन्होंने कहा कि अभी वॉर की लाइक सिचुएशन है, जब वो खत्म हो जाएगी तो फिर हम सूट बूट पहन के घूम सकेंगे जैसा हमें अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो ओवल ऑफिस में पहुंचे थे। पहली चीज़ तो ये जाननी है किसके किसके बीच में बात हुई। जो जेडी वांस ने पब्लिकली बिटरेट किया, बिरेट मतलब होता है कि भड़काऊ भाषण देना, इस तरह की बातें करना, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के ऊपर बोला, जो व्लादिमीर जेलेंस्की उनके साथ ऐसी बात की। और साथ में कौन उपस्थित था? डोनाल्ड ट्रंप भी उपस्थित थे। ओवल ऑफिस में ये लोग बैठे थे और इनकी जो टॉक है ये हीटेड हो गई, यानी कि कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी उसमें होने लगी। द मीटिंग इनिशियली एम्ड एट डिस्कसिंग पीस एफर्ट। तो बात किस लिए ये लोग जुटे थे? तो कुछ शांति समझौता करने के लिए जुटे थे कि यूक्रेन का जो वॉर है रशिया के साथ, उस पर हम लोग कुछ शांति वार्ता कर लेंगे। लेकिन ये एक इंटेंस कन्फ्रंटेशन में बदल गई। बाद में इस पर रशिया का भी बहुत सपोर्ट करते हुए यूएसए दिखता है और रशिया भी इसका मजा लेती है, यानी कि सपोर्ट करते हुए दिखती है। ट्रंप और वांस जो है एक्यूज करते हैं जेलेंस्की को, इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपके नाते आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है, कृतज्ञता नहीं है कि यूएस आपको सपोर्ट करना चाह रहा है। और फिर ये लोग जेलेंस्की को प्रेशराइज भी करते हैं कि एक्सेप्ट करिए यूएस की जो ये पीस डील है उसको आप लोग एक्सेप्ट करिए, ऐसा क्यों हो रहा है। ट्रंप
थ्रेटन करते हैं, कहते हैं कि हम जो है जितना एड दे रहे हैं आपको, जितनी मदद कर रहे हैं यूक्रेन को, सब वापस ले लेंगे, जिससे कि जेलेंस्की का ये सारा कुछ जो बातचीत था वो वहीं एब्रप्ट हो जाता है और ये धीरे से जो भी इनकी बातें होनी थी उतनी नहीं हो पाती और फिर वहाँ से उठ के चले जाते हैं। तो कहानी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस ये याद रखना है कि ओवल ऑफिस में ये सारी बातें हो रही थी। जेलेंस्की विजिबली शेकन लेफ्ट द व्हाइट हाउस, ठीक है। तो वो जो है सहम जाते हैं सारी घटनाओं से और फिर व्हाइट हाउस को छोड़ के चले जाते हैं। ट्रंप बड़ाई करते हैं प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की और क्रिटिसाइज करते हैं यूक्रेन की लीडरशिप को। रशिया जो है सेलिब्रेट करता है इस इंसिडेंट को और मॉक करते हैं वहाँ के जितने ऑफिशियल्स हैं जेलेंस्की के ऊपर। यूरोपियन लीडर जो है इसके परिणाम मतलब विरोध स्तर पर खड़े होते हैं, यानी कि यूक्रेन के साथ खड़े होते हैं और इन सारी घटनाओं को कहीं ना कहीं वो लोग निंदा करते हैं, कहते हैं कि सब गलत हो रहा है, ठीक है। यूक्रेन के पास रेयर मिनरल है, ठीक है। तो मेजर इकोनॉमिक डील होने वाली थी, इन्वॉल्व थी इसमें, क्योंकि यूक्रेन के पास रेयर मिनरल है, दुर्लभ मृदा धातुएं हैं या दुर्लभ मिनरल है यहाँ पर, ठीक है। तो वो कोलैप्स हो गई क्योंकि इस तरह की कन्फ्रंटेशन हो गई, भिड़ंत हो गई इस कारण से, ठीक है। ट्रंप ने इंडिकेट किया कि यूएस सपोर्ट करेगा यूक्रेन को, जो सपोर्ट कर रहा है वो बंद भी हो सकता है या खत्म हो सकता है आने वाले समय में, ठीक है। रेजिंग कंसर्न फॉर यूक्रेन्स डिफेंस और नाटो रिलेशन, तो कहता है कि यूक्रेन की जो भी डिफेंस पॉलिसी है, रक्षा है और जो नाटो है उसको लेकर के रिलेशन पर भी ये लोग संबंध को चिंता व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये इवेंट जो है मार्क करता है मेजर शिफ्ट इन यूएस फॉरेन पॉलिसी, दिखाता है कि भाई यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो कहीं ना कहीं एक शिफ्ट होने वाली है, यानी कि उसमें कुछ बदलाव आने वाला है। सिग्नलिंग ए क्लोजर अलाइनमेंट विद रशिया, और दिखाता है कि कहीं ना कहीं यूएस से चाह रहा है कि हम रशिया से सट जाए, और रेज करता है अलार्म अमंग वेस्टर्न अलायंस, जितने भी वेस्टर्न अलायंस है उनके लिए अलार्मिंग साइन है, ठीक है। अगला देखते हैं, एक नया है 10 ईयर ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा। ये जो न्यूज़ है हमारी, ये रिलेटेड है आपके यूएई से। तो चलिए देखते हैं, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी बढ़िया मुझे लगी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो न्यूज़ क्या है, सीधे चलते हैं इसके कंटेक्स्ट पर। रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसको यूएई बोलते हैं, वो रिलीज़ किया है ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा। तो जो ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा है, यानी कि BRV है, ये 10 साल की रेजिडेंसी परमिट देता है किसी भी डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल को, यानी कि किसी भी व्यक्ति को। किस व्यक्ति को देगा? जो कि कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि अपने जीवन को समर्पित किया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के, यानी कि पर्यावरण को बचाने को लेकर के और सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, ठीक है। इसके अलावा कहता है कि ये डिटेल जो है रिलीज होती है वर्ल्ड गवर्नमेंट, अच्छा ये जो डिटेल है वो कब आई है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट चल रहा है, WGS चल रहा है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट चल रहा है। कहाँ पर? फरवरी 11 से 13 दुबई में ही चल रहा है। तो याद रखेंगे, दुबई में चल रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, उस समय चल रहा था फरवरी में। तो उसी समय ये चीज़ आई कि भाई हम लोग ब्लू वीज़ा दे रहे हैं 10 साल का, ठीक है, ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा। ये अट्रैक्ट करेगा ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी को, तो विश्व स्तर पर जो सस्टेनेबिलिटी है उसको भी अट्रैक्ट करेगा, और लीडर्स टू सपोर्ट द यूएई's कमिटमेंट टू क्लाइमेट एक्शन, और जो यूएई की कमिटमेंट है क्लाइमेट एक्शन को लेकर के, उसको भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट कर रहा है, ग्लोबल लेवल पर उस चीज़ को लेकर के जा रहा है। की फैक्ट क्या है इनके यूएई के ब्लू वीज़ा की? पर्पज़ है कि भाई हम लोग ऐसे इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज करें, रिकॉग्नाइजेज इंडिविजुअल्स मेकिंग सिग्नल, ठीक है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि अपना बहुत कुछ दिया है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, यानी कि पर्यावरण के सस्टेनेबिलिटी को लेकर। तो रेजिडेंसी ड्यूरेशन जो उसकी 10 साल की होगी, ठीक है। अनाउंसमेंट कब हुआ था ये आपको पता ही है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि दुबई में हुई 2025 वाली, ठीक है। अथॉरिटीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, MOCCAE इसमें इन्वॉल्व है। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम एंड पोर्ट सिक्योरिटी, ये भी है। ब्लू वीज़ा क्या होता है, किसको किसको अवेलेबल होगा ब्लू वीज़ा? तो साइंटिस्ट और रिसर्चर जो कि सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि धारणीयता के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। साइंटिस्ट और रिसर्चर को, इन्वायरमेंटल इनोवेटर्स को मिलेगा, यानी कि पर्यावरणविद, ऐसे जो इनोवेशन नवाचारी पर्यावरणविद हैं उनको मिलेगा, और कारपोरेट लीडर्स को मिलेगा जो कि ग्रीन इंडस्ट्रीज़ में विश्वास करते हैं, ठीक है। तो अच्छा काम कर रही है। NGO मेंबर्स को मिलेगा, एसोसिएशन लीडर्स को मिलेगा जो कि क्लाइमेट एक्शन के प्रति काम कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जो है लोग काम कर रहे हैं, ठीक। और रिसिपिएंट ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल अवार्ड, अगर किसी को पर्यावरण से संबंधित कोई अवार्ड मिला है इंटरनेशनल, तो उनके रिसिपिएंट को यहाँ पर ये ब्लू वीज़ा मिल जाएगा। एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल्स हैं, अगर सस्टेनेबिलिटी फोकस ऑर्गेनाइजेशन पर काम करते हैं। फर्स्ट फेज़ में टोटल जो है 20 सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट्स को ये वीज़ा दिया जाएगा।
विद नॉमिनेशंस ओपन फॉर मोर अप्लीकेंट, यानी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अप्लीकेशन डाल सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा, 10 साल रेजिडेंसी मिलेगी, ग्लोबल विजिबिलिटी के लिए इनको रिकॉग्निशन मिल जाएगा, पहचान मिल जाएगी, और नेटवर्क और रिसोर्सेज की एक्सेस मिल जाएगी, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं यूएई में उसका एक्सेस इन लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर डेनमार्क और इंडिया की ग्रीन पार्टनरशिप हुई है, तो ये भी न्यूज़ देख लेते हैं कि अभी करंटली जो है फरवरी के महीने में डेनमार्क और इंडिया की एक ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ठीक है ना, डेनमार्क ने लॉन्च किया था, क्या लॉन्च किया था, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, तो GTAI लॉन्च किया था, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। तो बेसिकली लॉन्च इंग्लिश में ही किया, आप जबरदस्ती इसको हिंदी विद्यार्थी वाले हिंदी में पढ़ते हैं, मुझे मेरे हिसाब से आप उसको पढ़ लो कि GTAI लॉन्च किया था, ठीक है। अगर कहीं लिखने की बात आती है तो सीधे लिख देना ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ठीक है, इस प्रकार डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये इन्हांस करेगा कोऑपरेशन, यानी कि समझौता किसके बीच, इंडिया ऑन सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन, यानी कि संधारणीय ऊर्जा या टिकाऊ ऊर्जा के लिए ये इनिशिएटिव एक्सेलरेट करेगा कार्बन नेचुरल एफर्ट को, यानी कि कहीं ना कहीं, सॉरी नेचुरल है, न्यूट्रलिटी एफर्ट को, यानी कहीं ना कहीं कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं, कार्बन का प्रयोग बिल्कुल कम कर देना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके एफर्ट को भी ये GTAI जो है वो सपोर्ट करेगा। लॉन्च किसने किया था, डेनमार्क ने किया था। GTAI का यूज़ अभी आगे आएगा, तो ये टर्म याद रखिएगा, ठीक है। दोनों जो कंट्री हैं यानी कि डेनमार्क और इंडिया, ये फॉस्टर कर रहे हैं, यानी कि मजबूत कर रहे हैं अपने पार्टनरशिप को बिजनेस के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, ठीक है, और साथ ही गवर्नमेंट के क्षेत्र में, अर्थात प्रशासन के क्षेत्र में, ठीक है ना, सरकार के क्षेत्र में बेसिकली। बैकग्राउंड क्या है कि इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, यानी कि भारत डेनमार्क की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। डेनमार्क और इंडिया स्टेब्लिश करते हैं ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2020 में, और कोलैबोरेट करते हैं क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, अर्थात टिकाऊ विकास के ऊपर, क्लाइमेट एक्शन यानी कि जलवायु परिवर्तन के ऊपर, और रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो नई होने वाली ऊर्जाएं हैं, ठीक ना, परिष्कृत ऊर्जाएं हैं, उनके ऊपर 3 तरह का ये लोग टोटल 2020 में एक समझौता करते हैं। डेनिश प्राइम मिनिस्टर का नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन। वो एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी एक साथ हैंड इन हैंड में चल सकती है, यानी कि हाथ मिला करके चल सकती है, कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी पा सकते हैं, अर्थव्यवस्था में भी प्रगति कर सकते हैं, साथ ही सस्टेनेबिलिटी यानी कि टिकाऊ जो आपका एनवायरनमेंट है वो टिकाऊ ऊर्जा भी वहाँ पर ला सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के एनवायरनमेंट को कम अफेक्ट करने वाली चीज़ों के जरिए भी हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। डेनमार्क की सक्सेस को ये बताते हैं कि देखिए डेनमार्क में हम लोग कैसे सक्सेस किए, और हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को, जो आपका हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें हैं, उनको भी हम लोगों ने कम कर दिया, ठीक है, और अपनी एक्सपैंड कर लिया इकोनॉमी को भी, यानी कि अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट कर लिया। ये कहाँ पे, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2050 में डेनमार्क ने GTAI को अनाउंस किया। GTAI मैंने अभी आपको बताया है कि इसको याद रखिएगा, क्या नाम है, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ठीक है। इसको इन्होंने अनाउंस किया और कहा कि हम लोग एक्सपैंड करेंगे ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो कि, और उसके साथ साथ फास्ट ट्रैक ग्रीन इनिशिएटिव्स को बिटवीन 2 कंट्रीज यानी कि इंडिया और डेनमार्क के बीच में। GTAI क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि डेनमार्क और इंडिया साथ में मिल करके, ठीक है, कोऑपरेट करें एक दूसरे की, और रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन फ्यूल्स, ठीक है ना, यानी कि कुल मिलाकर हरित ईंधन और एनर्जी इफिशियंसी पर काम कर पाए। अनाउंस किसके द्वारा किया गया, तो डेनमार्क की एम्बेसी के द्वारा किया गया, और कंसल्टेट जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। सिग्निफिकेंस क्या है कि नेट जीरो जो गोल है हमारा 2070 तक वो हम लोग पाने में आसानी रखें, और वहीं डेनमार्क का जो गोल है नेट जीरो का वो 2045 तक है। तो ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है, तो इसको पॉइंट याद रखिएगा कि 2045 तक जो है डेनमार्क प्राप्त करना चाहता है नेट जीरो, और 2070 तक इंडिया प्राप्त करना चाहता है। तो इंडिया का थोड़ा दूर है, लेकिन डेनमार्क जरूर प्राप्त कर लेगा। ये लोग इनकरेज कर रहे हैं, यानी कि बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को जो कि ग्रीन, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को पहले तो कि एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी साझा करेंगे, और ग्रीन इन्वेस्टमेंट को कि हम लोग ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें जो कि कम प्रदूषण में अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ पैदा करें। डेनिश कंपनीज हैं जैसे ग्रंडफॉस है, बेल्टर है, कोपेनहेगन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई सारी कंपनीज का नाम दिया है, तो ये सारी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है। कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। क्यों GTAI इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बूस्ट करेगा ग्रीन इन्वेस्टमेंट को, जो कि कहीं ना कहीं आगे चल के इंडिया को क्लीन एनर्जी सेक्टर देगा। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में डेनमार्क जो है वो ब्रिंग कर रहा है ग्रीन इनोवेशन को, जो कि इंडिया के क्लाइमेट गोल्स को रीच करने में सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यही सारी न्यूज़ थी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इस तरह की जॉब भी ये दे सकते हैं। इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, दैट इज़ GTAI,
एक नया चैप्टर है डेनमार्क इंडिया के क्लाइमेट कॉपरेशन के बीच में, भारत और डेनमार्क के बीच में जो आपका जलवायु समझौता हो रहा है, उसके लिए एक GTAI एक नया चैप्टर है। अगर हम लोग डेनमार्क के एक्सपर्टाइज को इंडिया की स्केल पर लगा दें तो कहीं ना कहीं हम लोग फाइट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में, और इंश्योर कर सकते हैं एक सस्टेनेबल फ्यूचर को दोनों नेशंस के लिए, यानी कि धारणीय विकास को या धारणीयता को दोनों नेशंस के लिए हम लोग कहीं ना कहीं देख सक रहे हैं भविष्य। मतलब कुल मिलाकर के समझ में ये आया कि जो वर्ल्ड समिट हो रही थी दुबई में, वहाँ पर डेनमार्क ने कहा कि हम भारत के साथ GTAI लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम लोग जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं या ग्रीन इन्वेस्टमेंट है या CO2 इमिशन कम करना है या रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ ज़्यादा करना है, इस पर जो है फोकस कर रहे हैं। टोटल मोटी मोटा यही था। अगला एक बहुत अच्छा न्यूज़ है, ब्राज़ील को लेकर के है, ओपेक का ऑब्जर्वर बना है। इसके बाद देखिए मोदी की विजिट है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये है, विमेन साइंस में आ जाए, न्यूक्लियर लाइबिलिटी टेस्ट है, माली की इकोसॉक से निकलना है, चाइल्ड अब्यूज़ बैन है, ओशियन कॉन्फ्रेंस है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। 6-7 न्यूज़ और बची है, इसको भी कर ही लेते हैं जल्दी जल्दी। जो चीज़ जितनी इंपॉर्टेंट होगी उसी हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ब्राज़ील ज्वाइन किया ओपेक एज एन ऑब्जर्वर। ओपेक कंट्री जो है वो तेल प्रोड्यूसिंग नेशंस का एक ग्रुप है। तो ओपेक प्लस क्या है कि तेल प्रोड्यूसिंग का ग्रुप है और नॉन तेल प्रोड्यूसिंग दोनों का ग्रुप मिला करके ओपेक प्लस बनाता है। तो ब्राज़ील ने अभी ज्वाइन किया है ओपेक प्लस एक ऑब्जर्वर की तरह से, यानी कि एक यहाँ पर पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त कर रहा है, ठीक है। ये अलाउइंग यू टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल ऑयल डिस्कशन, इससे क्या होगा कि ये जो है ग्लोबल ऑयल डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं करेगा प्रोडक्शन कट को लेकर के, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है, तो लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा, ये व्यक्ति जो है यहाँ का प्रेसिडेंट है ब्राज़ील का। ये कहते हैं कि टू बैलेंस इकोनॉमी ग्रोथ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हम लोग की अर्थव्यवस्था की जो विकास है उसको बैलेंस करने के लिए और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, यानी कि पर्यावरणीय संधारणीयता को बराबर करने के लिए हम लोग को ये ज्वाइन करना जरूरी था। क्या क्या पॉइंट है जब ब्राज़ील ओपेक की मेंबरशिप ले रहा है, तो ब्राज़ील कैन ज्वाइन डिस्कशन ज्वाइन कर सकता है। अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसिंग के बारे में बात हो रही है, यानी कि वैश्विक रूप से तेल के दाम के बारे में बात हो रही है, तो ये उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उस डिस्कशन को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्शन कोटा को ये फॉलो करें। इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी में देखा जाए तो ब्राज़ील चाहता है कि हम लोग स्टेबलाइज कर लें अपने तेल के दामों को और एक्सपैंड कर लें, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हम लोग घुस जाएं, कुल मिलाकर के ये मतलब है। इन्वायरमेंटल कमिटमेंट के बारे में ये कहता है कि हम लोग जो है कुछ अगर फंड मिलेगा, ऑयल रेवेन्यूज़ विल हेल्प फंड ब्राज़ील्स ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी, कि ऑयल के जो रेवेन्यू है, राजस्व है, उससे हम लोग ब्राज़ील की ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी को हम लोग ट्रांजिट कर सकते हैं, यानी कि ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। और अपकमिंग UN समिट में ये जो है होस्ट की भूमिका भी निभा सकता है। ब्राज़ील ने क्यों ज्वाइन किया, इस बारे में कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्गर ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, कि वन ऑफ द टॉप ऑयल प्रोड्यूसर है ब्राज़ील, तो इसको जो है इंगेज होना मांग रहा था, कि इंगेज होना चाहता था, मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस के साथ जाके जुड़ना चाहता था, तो इसने ज्वाइन कर लिया। इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन डिसीजन ले सकता है, ब्राज़ील मेंटेन करता है एक फुल कंट्रोल अपने इंडिपेंडेंट ऑयल प्रोडक्शन लेवल पर, तो चाहता है कि हम स्वतः ही एक निर्णय लें कि किस तरह से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह से बेचना चाह रहे हैं, तो हम जाके ओपेक प्लस ज्वाइन कर लेते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी को खुद को पुश करना चाहता है, तो मैंने आपको बता ही दिया। माइन और एनर्जी मिनिस्टर अलेक्जेंडर कोई व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि हेल्प शेप ग्लोबल एनर्जी पॉलिसीज़, यानी कि वैश्विक जो ऊर्जा पॉलिसी है उसको शेप करने के लिए, उसको आकार देने के लिए हमको उसको ज्वाइन करना जरूरी था। मतलब विश्व के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलना, इस तरह की कुछ ये चाह रहे थे कि वैश्विक रूप से जो तेल प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, जो भी ओपेक या नॉन ओपेक जो भी हैं, अगर हम भी उसको ज्वाइन कर लेंगे और ओपेक प्लस के ऑब्जर्वर बन जाएंगे, तो हमको वो चीज़ें पता रहेंगी जो कुछ कुल विश्व में 23-24 लोग को पता है, ठीक है, 22 लोग को पता है बेसिकली। ब्राज़ील की ऑयल और ग्रीन एनर्जी प्लान्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी इनकी बढ़ जाएगी, ठीक है, धारणीयता इनकी बढ़ेगी। फिर कहता है कि पेट्रोब्रास एक्सपेंशन, स्टेट कंट्रोल्ड ऑयल कंपनी है, वो इंक्रीज करेगी डीजल के प्रोडक्शन को, कुल मिलाकर के 1,20,000 बैरल, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब प्रोडक्शन जब ये भी ओपेक से जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन इनसे मांगा जाएगा कि आप भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेचने पे ज़्यादा प्रोडक्शन करिए, तो ये जो है जो भी कंपनी है इनकी वो ज़्यादा तेल निकालेगी, ठीक है ना। ब्राज़ील की गवर्नमेंट इसके पहले क्रिटिसिज्म फेस कर चुकी है, क्योंकि ऑयल एक्सप्लोरेशन ये लोग कर रहे थे अमेजन के जंगल में, ठीक है, और उस कारण से क्लाइमेट इनिशिएटिव्स को लेकर के बहुत ज़्यादा
जो है वो क्रिटिसिज्म फेस किए। ब्राज़ील का डिसीजन जो था ऑब्जर्वर की तरह से एक स्ट्रेटेजिक मूव के रूप में भी देखा जा रहा है कि ग्लोबल एनर्जी रोल में ये लोग घुसना चाह रहे हैं। ओपेक प्लस क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का, इसको ओपेक प्लस बोलते हैं। इसमें टोटल 23 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें से कि 13 ओपेक मेंबर हैं, यानी कि जो मुख्यतः तेल उत्पादक देश थे वो थे, और 10 जो है नॉन ओपेक मेंबर हैं, जिसमें रशिया है, मैक्सिको है, कजाकिस्तान, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, की इफेक्ट क्या है ओपेक प्लस प्लस के बारे में कि ओपेक प्लस जो है 2016 में बना था ऑयल मार्केट के फ्लक्चुएशंस को एड्रेस करने के लिए, मतलब बताने के लिए। मेंबर 13 ओपेक नेशन मैंने बताया ही, और 10 नॉन ओपेक कंट्रीज। पर्पस है कि कंट्रोल करेंगे ऑयल की प्राइस को और सप्लाई को, सॉरी ऑयल के प्रोडक्शन को और सप्लाई को। ये चाहते थे कि केवल वो जो ओपेक कंट्रीज हैं, जो आपके अरब देश हैं मुख्यतः, केवल वही मत कंट्रोल करें, हमारे पास तेल है तो हम भी कंट्रोल करें। ठीक है, तो ओपेक प्लस कंट्रीज का गठन इसलिए हुआ कि विश्व स्तर पर ऑयल के प्रोडक्शन को और उसके सप्लाई को हम लोग कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाए। की प्लेयर कौन कौन है? तो सऊदी अरेबिया और रशिया जो है इसमें दो की प्लेयर हैं। अगर दोनों में डिफरेंस की बात है तो बहुत ध्यान से इसके डिफरेंस को सुन लीजिएगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपके लिए एक शॉर्ट्स भी ला दूंगा ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज के ऊपर। तो ओपेक कंट्रीज और नॉन ओपेक कंट्रीज या ओपेक प्लस कंट्रीज के बारे में सुन लेते हैं कि मेंबर्स 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है वो ओपेक की मेंबर है, लेकिन 13 ओपेक प्लस 10 नॉन ओपेक कंट्रीज जो है वो ओपेक प्लस की मेंबर है। 1960 में ओपेक बना था, 2016 में ओपेक प्लस बना था। सऊदी अरेबिया, यूएई और इराक ये 3 मेजर प्लेयर हैं। उधर रशिया, कजाकिस्तान और मैक्सिको ये 3 मेजर प्लेयर हैं। मेन रोल अगर देखा जाए तो रेगुलेट करते हैं ऑयल के प्रोडक्शन को और प्राइस को। ये चाहते हैं कि हम लोग एक्सपैंड कर लें, कोऑर्डिनेट करें, नॉन ओपेक प्रोड्यूसर के साथ लोग आकर के जुड़े। ठीक है, ये चाहते हैं। ओपेक प्लस क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ये कंट्रोल करता है 40% ग्लोबल ऑयल सप्लाई को, इम्पैक्ट करता है ग्लोबल ऑयल प्राइस पे, स्टेबलाइज करता है ऑयल को मार्केट पे, और प्रॉफिटेबिलिटी को कहीं ना कहीं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के साथ पक्का करता है, यानी कि प्राइस क्रैशेस को अवॉइड करता है। अब आ गया पीएम मोदी की यूएसए विजिट। तो ये सेम वही चीज़ें हैं कि ये 2-3 चीज़ है। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो पहले बता दे रहा हूँ, ये लोग मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मीगा यानी कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन पर काम कर रहे हैं। तो दोनों लोग मिला करके मेगा पर काम करने लगे, MEGA। ठीक है ना, तो पहला तो ये प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है इनका? दूसरा प्रोजेक्ट ये था कि यूएस के साथ जो भी हमारा बायलेटरल व्यापार है, ट्रेड है, उसको हम लोग 2030 तक 5 बिलियन पहुंचा दें। ठीक है ना, तो $5 बिलियन पहुंचा दें, ये एक था। ठीक है, उसके बाद हम लोग खरीद रहे हैं यूएसए से कुछ चीज़ें, जैसे F-35 स्टील्थ फाइटर डील किए हैं, तो कुछ F-35 की जेट खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तहव्वुर राना का एक्सट्रेडिशन चाहते थे तो वो समर्पण हो गया, भारत में आ गया तहव्वुर राना। ठीक है, 10 साल डिफेंस रोड मैप देखा जाए तो को प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं जेट इंजन का साथ में। ठीक है, यही सारी चीज़ें थी जो प्रधानमंत्री मोदी के जाने पर वहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। अब आता है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, देखते हैं ये क्या है। तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, जिसको IBC कह रहे हैं, ये लॉन्च हो चुका है। लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विस एक्सपेडिशन है, यानी कि एक तरह की यात्रा है जो कि 3 देशों में और 3 सर्विसेज के बीच में हो रही है। हिस्टोरिक मोटरसाइकिल जर्नी है, यानी कि एक ऐतिहासिक जर्नी है मोटरसाइकिल की, जो कि आर्म्ड फोर्सेस इंडिया की, नेपाल और श्रीलंका को साथ ला रहा है। ये इनिशिएटिव बुद्धिस्ट हेरिटेज को सेलिब्रेट करेगा और प्रमोट करेगा 3 देशों के बीच में पीस को, यानी कि शांति को, टूरिज्म को, यानी कि आपका इसमें की इफेक्ट क्या है देख लेते हैं। कि पहला तो ये जो IBC है, यानी कि इंटरनेशनल बुद्धा सर्किट जो है, ये किसके किसके साथ हो रहा है? तो कोलैबोरेशन कर रहे हैं इसमें इंडिया, नेपाल और श्रीलंका के जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं। ठीक है ना, जैसे सशस्त्र बल हैं वो करते हैं। रूट क्या होगा? लुम्बिनी नेपाल से ये शुरू होगा, गाले श्रीलंका पहुंचेगा, कवर करेगा बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स को। ऑब्जेक्टिव है कि पीस, कल्चर टाइज, टूरिज्म, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देगा, अर्थात शांति को बढ़ावा देगा, जो भी सांस्कृतिक टाइज हैं, संबंध हैं, उनको बढ़ावा देगा। टूरिज्म को यानी कि यात्रा इत्यादि को बढ़ावा देगा। एनवायरमेंटल अवेयरनेस यानी कि पर्यावरण के प्रति आपको अवेयर बनाएगा, जागरूक बनाएगा। पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस कौन है? मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम इंडिया, नेपाल और श्रीलंका है। मेजर बुद्धिस्ट लैंडमार्क कवर करेगा इंडिया में, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट लैंडमार्क हैं, जैसे सारनाथ है उसको कवर करेगा, जहाँ पर इन्होंने पहला सरमन या पहला अपना जो क्या बोलते हैं भाषण दिया था। ठीक है ना, दूसरा चीज़ क्या है? बोध गया है, जहाँ पर इनको इनलाइटनमेंट मिली थी, यानी कि यहाँ पर ये जागृत हुए थे, जहाँ बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, तीसरा है नालंदा, जो एंशियंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है, यहाँ पर बुद्ध से रिलेटेड जो है
चीज़ें पढ़ाई जाती थी। नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में, मेजर बुद्धिस्ट साइट है, यानी कि सबसे बड़ी बुद्ध की बौद्ध क्षेत्र है, कह सकते हैं, साइट है, जगह है। उदयगिरी हिस्टोरिकल बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। फ्लैग ऑफ एंड कंक्लूजन की बात किया जाए तो फरवरी 2025 में एक्सपेडिशन जो है शुरू होगा, बोधगया में शुरू हुआ। 19 फरवरी को रामनाथ कोविंद ने इसको फ्लैग ऑफ किया। 5 मार्च को जाकर के ख़त्म हुआ जाफना में, जहाँ पर श्रीलंका के प्रेसिडेंट PM है हरिणी अमर सूर्या। ठीक है, तो ये दिखाता है, ये एक्सपेडिशन जो है, ये यात्रा दिखाती है कि बुद्धिज़्म से डीप हिस्ट्री है तीनों देशों की, और इस चीज़ को ये बढ़ावा देता है। अगला है IALA का वाइस प्रेसिडेंट बना है इंडिया। बस इसमें इतनी चीज़ जानी है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एड्स टू मरीन नेविगेशन का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया बना है, ज़्यादा इसमें कुछ जानना नहीं है। अगला कहता है कि इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन, यानी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करिए साइंस कैंपेन में। थोड़ी सी बात बताता हूँ इसके बारे में कि 10वीं एनिवर्सरी मनाई गई है अभी आपकी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस की, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो उसी समय यूनेस्को, मतलब 11 फरवरी को, तो यूनेस्को ने एक लॉन्च किया इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस। तो किसने लॉन्च किया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को ने लॉन्च किया है। कहता है कि हम लोग जेंडर डाइवर्सिटी को प्रमोट करेंगे स्टेम में, यानी कि साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और मैनेजमेंट हो गया, इसमें करेंगे। और एवरी वॉइस इन साइंस, इस तरह का करके कुछ, ये लोग मेडिसिन लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स और मेडिसिन, इस तरह का करके कुछ एवरी वॉइस साइंस करके कुछ ये लोग हैशटैग चला रहे हैं। तो की फैक्ट क्या है इस कैंपेन का कि भाई यूनेस्को के द्वारा लॉन्च हुआ है। 10th इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया गया 11 फरवरी को, उसी अवसर पर लॉन्च हुआ है। ठीक है, बताता है कि इंडिया में 43% स्टेम स्टूडेंट जो है वो क्या है, हायर एजुकेशन में विमेन है। ठीक है, और जॉब में लेकिन केवल 14% है, तो कहीं ना कहीं एक गैप है, उसको भरने की जरूरत है। ये सारी बातें इसमें हो रही। ठीक है, अगला आता है न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ, ये आया है, न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ आया है आपका। ठीक है, उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो ये जो खबर है ये इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट को लेकर के है, यानी कि इकोवॉस को लेकर के है। तो इकोवॉस में से अभी कुछ कंट्रीज जैसे नाइजर, माली और बुर्किना फासो, जो कि वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री हैं, ये अलग हो गई हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। देखते हैं कंटेक्स्ट क्या है कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट, यानी कि पश्चिमी अफ्रीका में कुछ अर्थव्यवस्था की कम्युनिटी जोड़ी गई थी, इकोनॉमिक कम्युनिटी, उसको इकोवॉस कहते हैं। इसने एक्नॉलेज किया है, यानी कि अभी ऑफिशियली ये बताया है कि कुछ कंट्रीज इसमें से अलग हो रही हैं, जैसे नाइजर, माली और बुर्किना फासो। तो सबसे पहला काम यह है कि अभी आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो जा करके देख लेना कि नाइजर, माली और बुर्किना फासो कहाँ स्थित है। वेस्ट अफ्रीका में स्थित है, इतना मैं बता दे रहा हूँ, जिसमें से बुर्किना फासो जो है वो आपको नीचे के साइड में मिल जाएगी, पतली सी कंट्री है। ठीक है, और नाइजर, माली अपेक्षाकृत बड़ी कंट्री है। नाइजर जो है उसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया था आरओ में, क्या उत्पादित होता है, तो यहाँ पर यूरेनियम उत्पादित होता है। चलिए, ये सिग्निफिकेंट शिफ्ट दिखाता है वेस्टर्न अफ्रीकन पॉलिटिक्स में, यानी कि कहीं ना कहीं पश्चिमी अफ्रीका के राजनीति में थोड़ा सा अंतर या शिफ्ट दिखाता है। ये डिसीजन 1 साल के डिप्लोमेटिक टेंशन के बाद आया है, प्राइमरली ड्रिवन बाय मिलिट्री कॉप, कि वहाँ पर जो मिलिट्री सरकारें हैं उनके डिसएग्रीमेंट के बाद आया है रीजनल गवर्नेंस को लेकर के। ठीक है, विड्रॉल क्या हो रहा है उसके बारे में फैक्ट क्या है कि इकोवॉस से फॉर्मली 3 कंट्रीज नाइजर, माली और बुर्किना फासो अलग हो गई हैं। रीज़न क्या दी हैं, क्रिटिसाइज़ करती हैं कि इकोवास जो है इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, पहली चीज़ ये। दूसरा, सिक्योरिटी क्राइसिस का कहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। और तीसरा कहते हैं ये लोग अलाइंड है फॉरेन पावर्स की तरफ, यानी कि विदेशी ताकतों की तरफ इकोवास जो है वो ज़्यादा झुकी हुई है, यानी कि उनका फेवर करती है। ऑल्टरनेटिव अलायंस की बात करता है कि ये जो 3 देश हैं, 3 नेशंस, इन्होंने अलायंस बनाया है साहेल स्टेट का, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट इसको बोलते हैं। साहेल वो क्षेत्र है जो आपकी कॉन्गो के आसपास है, यानी कि सहारा डेजर्ट से जो मेन कंट्रीज़ को अलग करता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा मैप बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपका है अफ्रीका, तो यहाँ तक तो पूरा सहारा लगभग 10 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। ठीक है, ये जो बीच का पोर्शन पड़ता है, ये जितना मैं अब रंग रहा हूँ, ये साहेल रीजन है। ठीक है, यानी कि ये मेन कंट्री को, मेन सहारा को अन्य कंट्री से अलग कर रहा है, तो ये साहेल रीजन है, उसी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बना लिया अलायंस ऑफ साहेल स्टेट, इस कारण से रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से ये निपटेंगे, इस कारण से इन्होंने छोड़ दिया है। दूसरा रीज़न ये दे रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहा है तो इन्होंने स्ट्रेंथ कर दिया है टाई, यानी कि अपने गठजोड़ जोड़े हैं, किससे, रशिया से, टर्की से, ईरान से। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट दोनों इनको मिल रहा है, यानी कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी मिल रहा है और मिलिट्री सपोर्ट भी मिल रहा है। पब्लिक सपोर्ट की बात करें तो लार्ज प्रोटेस्ट हो रहा था नाइजर और बुर्किना फासो में कि
ये लोग कह रहे थे कि उससे अलग हो जाओ इकोवॉस से, तो इनको स्ट्रॉन्ग लोकल बैकिंग भी मिली एग्जिट के लिए। इम्पैक्ट क्या होगा, सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएगा, यानी कि इकोवॉस में इनके वीकनिंग के बाद वेस्टर्न अफ्रीका में इन्फ्लुएंस जो है इकोवॉस का कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेस्टर्न अफ्रीका के अलायंस जो था इकोवॉस, वहाँ उसका कहीं ना कहीं प्रभाव कम हो जाएगा। ट्रेड एंड ट्रैवल की बात की जाए तो इकोवॉस ने कहा है कि अभी भी अन्य कंट्रीज़ जो हैं इकोवॉस की, वो इनके पासपोर्ट को रिकॉग्नाइज करें, यानी कि इनको आने दें अपने देश में, और ट्रेड इनके साथ मेंटेन करें। फ्यूचर कॉन्सिलेशन की बात करता है कि इकोवॉस कहता है कि हम लोगों ने दरवाज़ा जो है खोल रखा है, लेफ्ट द डोर ओपन, और अगर ये लोग भविष्य में आना चाहें तो वापस आ सकते हैं। कौन कौन, नाइजर, माली और बुर्किना फासो। विड्रॉल इफेक्ट से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा डीपनिंग रीजनल डिवीजन को, और शिफ्ट इन अलायंस वेस्ट अफ्रीका में दिखाएगा। बाकी इकोवॉस क्या होता है, तो 1975 में स्थापित एक संस्था है जिसका नाम है इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। रीजनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन को दिखाता है। 15 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो कि अब 12 बची हैं नाइजर, माली और बुर्किना फासो के निकलने के बाद, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लाएगा, शांति लाएगा, सिक्योरिटी सुरक्षा लाएगा, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएगा, यानी कि राजनीतिक स्थिरीकरण करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगा और संरचना का विकास करेगा, फ्री मूवमेंट और पीपल ऑफ गुड्स का करेगा, यानी कि लोग के आने जाने पर फ्री मूवमेंट करेगा। अगला जो न्यूज़ है वो AI जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज़ कंटेंट पर बैन लग गया है। छोटी सी न्यूज़ है, CSAM याद रखेंगे, यानी कि क्रिमिनल AI जनरेटेड सेक्सुअल अब्यूज़ मटीरियल बोलते हैं। ये चीज़ UK में बैन लगी है, और UK पहली कंट्री है, बस इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ जानना नहीं है आपको, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना, ठीक है। 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया है। किसने घोषित किया है, तो UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया है। और ये कहते हैं कि हम लोग प्रमोट करेंगे यूनिटी को, यानी कि एकता को, इंक्लूजन को, यानी कि समावेशता को, और सोशल कोहेसन को, अर्थात जो सामाजिक एकजुटता है उसको, और हैंड इन हैंड स्लोगन लॉन्च किया है इन्होंने। और इसको क्या कहा है कि कम्युनिटी, ईयर ऑफ कम्युनिटी हम घोषित करते हैं 2025 को। तो देखिए कई सारी चीज़ें पूछती हैं, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि UN ने 2025 को क्या घोषित किया है, ठीक है, या UAE ने क्या घोषित किया है, इस तरह के प्रश्न अलग अलग पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा किसने क्या घोषित किया है। फिर आता है 8वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ है। कहाँ हुआ है, बस इतनी बातें जाननी है कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर S जयशंकर गए। 8वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है जो कि ओमान के मस्कट में हुआ है। वोएज टू न्यू हॉरिजन्स टू मैरीटाइम पार्टनरशिप, यानी कि एक साहसिक यात्रा कर रहे हैं, नए आयामों को छू रहा है जो मैरीटाइम पार्टनरशिप है वो, ठीक है। इसके बारे में ये यहाँ पर समिट के बारे में कहा गया है। कॉन्फ्रेंस इनिशिएट कैसे हुआ था, इंडिया ने फाउंडेशन रखा था न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक के माध्यम से 2016 में। सिंगापुर में 30+ कंट्रीज में हैं, और ऑब्जेक्टिव था कि सागर, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि जो भी इंडियन ओशन के क्षेत्र में फैले हुए देश हैं उनका हम लोग ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। क्या क्या कवर करता है, जियोग्राफिकल एक्सटेंट देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो स्टेट ऑफ मलक्का और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यानी कि स्टेट ऑफ मलक्का ऊपर और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी कि पश्चिमी साइड, ये तो ये इसका एक छोर हो जाता है, ठीक है ना, इंडियन ओशन इसका, ठीक है। दूसरा मोजाम्बिक चैनल जो इस साइड जाता है वेस्ट में, उसका जो है स्टेट ऑफ मलक्का और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है इसका ईस्ट साइड हो जाता है, और मोजाम्बिक चैनल वेस्ट साइड हो जाता है। क्या क्या इंडियन ओशन कवरेज करेगा, तो 20% वर्ल्ड की ओशन सरफेस कवर कर रहा है, ग्लोबल लैंड मास 25%, 3/4 वर्ल्ड की ऑयल रिजर्व कवर करता है, ठीक है। कहाँ हुआ है, ओमान मस्कट में हुआ है। वाइटल चोक पॉइंट्स कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक वाइटल चोक पॉइंट्स है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक पॉइंट है, बाबल मंडाब है, और मोजाम्बिक चैनल, ये चोक पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं आपको एक अलग से वीडियो जरूर ला दूंगा कि वाइटल चोक पॉइंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में एक वीडियो मैं आपके लिए ला दूंगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर तुरंत स्क्रीनशॉट ले रहे हैं जिससे कि ये चीज़ भूले नहीं हम लोग को, और हम लोग इसको ला सकें, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। चलिए फिर अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो आया 2025 में लॉन्च हुआ है, 2024 वाला संस्करण है इसका। इसमें लिटिल टू नो प्रोग्रेस दिखाया है कि सारी ही कंट्रीज़ लगभग, इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, सारी ही कंट्री लगभग लिटिल टू नो प्रोग्रेस कर रही हैं, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हैं करप्शन के अगेंस्ट, ठीक है। इसमें 0 से लेकर के 100 तक दिखाया जाता है। 0 जो पाता है उसका मतलब हाईली करप्ट कंट्री है, और 100 जो पाता है वो
बहुत क्लीन कंट्री, 180 देशों पर ये टोटल मिला करके हुआ है। और यहाँ पर 13 इंडिपेंडेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। तो इसमें दिखा रहा है कि ग्लोबल एवरेज जो है वो 43/100 है, यानी कि 43 नंबर पाया है 100 में। फुल डेमोक्रेसी, यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के बारे में बता रहा है क्या कि कहीं फुल डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पर CPI की वैल्यू 73 है, ठीक है ना, यानी कि 100 के नज़दीक है। लेकिन अगर अथॉरिटेरियन रिजीम है, यानी कि कोई अपना वाला चला रहा है, तो वहाँ पर करप्शन जो है बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर 33 है। और अगर फ्लॉड डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी तो है लेकिन उसमें कमी है, तो वहाँ पर ऑन एन एवरेज 47 है। देशों की बात करें तो डेनमार्क यहाँ पर 7वें बार लगातार 90 के आसपास स्कोर करके पहले नंबर पर आ रहा है, ठीक है। फिर फिनलैंड है, सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इस तरह के अच्छे देश हैं। हम बात करेंगे भारत की, तो भारत का जो है रैंक है वो 96वां है 180 देशों में, और 38 का स्कोर जो है 93rd इन, ठीक है, ठीक है। तो 38 नंबर जो है टोटल भारत पाया है। उधर पाकिस्तान का देखेंगे तो पाकिस्तान का 135वां नंबर है, बांग्लादेश का 149वां और लंका का 121वां नंबर है। किसमें? तो करप्शन इंडेक्स में, ठीक है ना, मतलब करप्शन कितना हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ का चेंज हुआ है। इसमें कहता है एम्बेजलमेंट ऑफ मिसयूज ऑफ क्लाइमेट फंड्स भी इसमें एक रीज़न है करप्शन करने का, ठीक है। करप्शन क्या होता है? करप्शन कोल्यूसिव होता है, कोर्सिव होता है, मतलब पार्टीज़ कंस्पायर करती हैं म्यूचुअल डिसऑनेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। पार्टी कर रही है जो भी आपकी सत्तारूढ़ या उसके अगेंस्ट वाली पार्टी है। इंडिविजुअल अकेले करते हैं, ठीक है ना, फोर्स या खुद से कर सकते हैं या दबाव में कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आई गॉट कर्मयोगी जो है इसकी भी चर्चा हुई है, और 1993 में बर्लिन में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, ये बात यहाँ पर बताता है। तो लगभग मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में एक फैक्टर दिया गया है कि अगर कोई अकेले बैठ के भोजन करता है तो वो भी जो है खुश नहीं है, ऐसा दिखाया जाता है। तो गैलप CEO जॉन क्लिफन ने कहा था कि हैप्पीनेस इज़ नॉट जस्ट वेल्थ और ग्रोथ, यानी कि ये केवल पैसा और बढ़ोतरी नहीं है, ये ट्रस्ट, कनेक्शन, नॉलेज, नोइंग पीपल हैव योर बैक, यानी कि आप लोगों के साथ कैसा संबंध रखते हैं, कैसा रिश्ता स्थापित कर रहे हैं, वो भी है। कंटेक्स्ट है कि वेल बीइंग रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है इसको पब्लिश किया है। फिनलैंड सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, ये चीज़ याद रखिएगा कंसेक्यूटिव ईयर्स में। फिर वेल बीइंग रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने इसको पब्लिश किया है, मैंने आपको बता ही दिया है। किसके साथ मिलकर के? तो गैलप के साथ मिलकर के। मेथोडोलॉजी क्या है? 3 साल का एवरेज लेते हैं, लाइफ इवेल्युएशन करते हैं, और इसमें लैडर स्केल बनाते हैं 0 से 10 तक की, ठीक है। इसमें 6 की इंडिकेटर होता है, GDP होता है पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट होता है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, फ्रीडम होता है, जनरोसिटी होता है, और परसेप्शन ऑफ करप्शन, यानी कि करप्शन कम होना चाहिए, जनरोसिटी होनी चाहिए यानी कि उदारता होनी चाहिए, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए यानी कि आपकी जीवन प्रत्याशा अच्छी होनी चाहिए, सोशल सपोर्ट होना चाहिए आपको लोगों से, और GDP तो अच्छी होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सीधे आते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ का डोमिनेंस है, ये बात ये बताता है। न्यू एंट्रेंस इन टॉप 10 में कहता है कि कोस्टा रिका एक 6वें नंबर पर आने वाली कंट्री और मैक्सिको 10वें नंबर पर, तो 2 कंट्री जो है टॉप 10 में शामिल हो रही है, ठीक। फिर हम लोग आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स पर, तो ये गिर गया है, 24वें नंबर पर पहुँच गया है, 11वें नंबर पर था 2012 में, और इंसोलेशन के कारण ये 53% लोग डाइनिंग अकेले कर रहे हैं, यानी कि अकेले खाना खा रहे हैं, इस कारण से इसका रैंक गिर गया है। यूके भी जो है गिर गया है, इसकी लोएस्ट हैप्पीनेस है 2017 से, तो यूके भी काफ़ी गिर गया है। लीस्ट हैप्पीनेस में देखा जाए सबसे कम हैप्पी कौन है, तो अफगानिस्तान सबसे कम हैप्पी है। बात आएगी अपने भारत की, तो भारत ने इंप्रूव कर लिया रैंकिंग 126 से, ये सीधे 118वें नंबर पर आ गया 147 कंट्रीज़ में, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ अगल बगल की कंट्रीज़ देख लेते हैं। जैसे पहले नंबर पर आई है, ग्लोबल रैंक 30 मिली है एशिया में ताइवान को, फिर सिंगापुर को मिली है 34वीं, कजाकिस्तान को 43, वियतनाम को 4था और 5वां, थाईलैंड को 49वां नंबर पाया है वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो ये तो ख़त्म हो गया। इधर से 1-2 न्यूज़ और बची है, उसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया है खुद को, WHO के बाहर हो गया है। अर्जेंटीना जो है अभी खुद को WHO के बाहर निकाल लिया है, और यूनाइटेड स्टेट्स के अंडर में ही ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पीछे चल रहा है, उनको फॉलो कर रहा है, तो उसी बेस पे इसने बाहर कर लिया। प्रेसिडेंट जेवियर मिलाइज एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि ये डिसएग्री हैं WHO की जो भी हेल्थ पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर के, और कोविड-19 के रिस्पॉन्स को लेकर के भी, कि वो ठीक एज द मेन रीज़न फॉर द डिसीजन यही था कि भाई कोविड-19 में बहुत अच्छा प्रयास नहीं था WHO का, इस कारण से हम इससे बाहर जा रहे हैं। की फैक्ट क्या है कि WHO अगर बाहर जाएगा तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन
अनाउंसमेंट किया था मैनुअल एड्रोनी ने, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंशियल स्पोक्स पर्सन थे। रीज़न है कि डिसएग्रीमेंट है इनका WHO की कोविड-19 पॉलिसी को लेकर के, और थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, तो इस कारण से बाहर हो गए। ठीक है, WHO के बजट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, चूंकि US उसको $950 मिलियन देता था, तो ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था। ये $8 मिलियन देंगे तो रहें मत रहें, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, इनके ऊपर हेल्थ केयर पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये अफेक्ट कर जाएंगे, एक्सेस नहीं पाएंगे वैक्सीन्स का, मेडिकल सप्लाईज नहीं मिलेंगी, ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम्स में शामिल नहीं किया जाएगा इत्यादि। मिलाई अलायंस विद ट्रंप, यानी कि जो मिलाई है वो कहीं ना कहीं ट्रंप के पीछे पीछे घूमने वाले पिछलग्गू हैं, तो इसलिए जैसे US ने विड्रॉ किया जनवरी 2025 में, तो इन्होंने भी फरवरी में अपने आप को विड्रॉ कर लिया, और थोड़े बहुत वही रीज़न भी दे दिए कि हम इसी कारण से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, बाकी कुछ इसमें है नहीं। अगला जो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर लाइबिलिटी टेस्ट, तो न्यूक्लियर लाइबिलिटी टेस्ट प्रधानमंत्री मोदी और जब अभी US विजिट पर गए थे और फ्रांस विजिट पर गए थे, तो इंडिया ने एक अनाउंसमेंट की कि हम लोग जो है अमेंड करना चाहते हैं सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, जिसका नाम है CLNDA। तो ये एक्ट जो है ये लोग करना चाह रहे थे, और एटॉमिक एनर्जी एक्ट को भी क्या करना चाह रहे थे, अमेंड करना चाह रहे थे, थोड़ा बहुत बदलाव करना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि टोटल जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी गोल इंडिया बना के रखा है 100 गीगावाट का, अभी उसका 6780 मेगावाट का चल रहा है, 22 रिएक्टर इंडिया में कार्यरत है। तो कुल मिलाकर के अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को इंडिया एक्सपैंड करना चाह रहा है, क्योंकि इस बार के बजट में भी उसके लिए बजट एलोकेट किया गया। मेजर स्टार्ट प्रोजेक्ट क्या है, तो EDF का 6 EPR 1650 रिएक्टर है, जो कि महाराष्ट्र में जेतपुर में लगा हुआ है। वाशिंगटन का 6 AP 10,000 रिएक्टर है, जो कि आंध्र प्रदेश में लगा हुआ है, कोवाडा में। नई डेवलपमेंट यह है कि इंडिया प्लान कर रहा है कि हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है 2033 तक ढेर सारे लगा लेंगे, कम से कम 5, ठीक है। CLNDA क्या है, यानी कि वो जो अमेंडमेंट है आपका, एक सेकेंड, हाँ, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट क्या है, तो सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट क्या कहता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है रोड ब्लॉक कर रहे हैं। मतलब रोड ब्लॉक क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, कि वेस्टर्न न्यूक्लियर कंपनी जो है डरती हैं हाई फाइनेंशियल रिस्क को लेकर के, क्योंकि सप्लायर लाइबिलिटी क्लॉजेज हैं CLNDA में, तो इस क्लॉजेज को ही ठीक करना चाह रही है इंडिया। ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट था। इंडिया क्या चाहती है कि इंडिया US सिविल न्यूक्लियर डील 2008 में जो है वो कहीं ना कहीं अनइम्प्लीमेंट रह गई, तो उसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए। फ्रांस का EDF प्रोजेक्ट जो जेतपुर में चल रहा है वो भी बहुत साल का डीले के बाद शुरू हुआ। इंडिया अभी अपने बजट 2025 वाले में 20,000 करोड़ रुपया रखी है, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर को या न्यूक्लियर चीज़ों को एक्सपेंड करने की मूड बनाती है। चैलेंज क्या क्या है, पॉलिटिकल अपोजिशन है, लीगल अनसर्टेनिटी है इसमें, इंश्योरेंस और इन्वेस्टर की कंसर्न है कि कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन इंश्योर करेगा, पोटेंशियल इम्पैक्ट है आपका सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर जो डील है उसको लेकर के, और बूस्ट करना चाह रही है इंडिया अपनी ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को, स्ट्रेंथन करना चाह रही है फ्रांस और US के साथ अपने रिश्ते को, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, बाकी हमने लगभग पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज़ भी कवर कर चुके हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाकी हम लोग के वीडियोज़ जो है समय से आते रहेंगे, और हिंदी मीडियम के वीडियोज़ हम लोग घटनासार जल्दी ही कवर कराना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।